दोस्तों, आप सभी का आयुष गोयल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें ताकि आप सभी को सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। द कल्टिवा कलेक्टिव, चैप्टर 181। 4 नौकरानियों की हत्या करने के बाद ली शिमिंग की हथेलियां खून से रहित थीं, केवल उसके वस्त्र में छेद हो गया था। उसने शांति से युनजी को देखा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहली बार आते समय देखा था। मुझे मार डालो। युनजे एक पत्थर के स्टूल पर गिर पड़ा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर मुहर के कारण एक नौकरानी से भी कमजोर हो गया था और अपनी अंतिम अवस्था क्यूई शोधन की स्थिति में उसने पूरी तरह से प्रतिरोध करना छोड़ दिया था। ली शिमिंग उसके पास गया और हल्के से उसकी छाती थपथपाई। मुहर ली शिमिंग के आध्यात्मिक विचार को रोक नहीं सकी। इस स्थिति में ली शिमिंग के पास अभी भी कई कार्ड थे। आध्यात्मिक विचार युन जेड के शरीर में प्रवेश कर गया, जो एक साधारण प्रहार प्रतीत हुआ। वह आध्यात्मिक विचार से बनी जेड तलवार को युन जेड के आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर में तैनात करने का माध्यम बन गया। आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर, जो संयमित था और प्रतिरोध करने में असमर्थ था, को सीधे उसके मूल पर प्रहार किया गया, जिससे वह तुरंत ध्वस्त हो गया। इस प्रहार से युनजी की जान तो नहीं गई, लेकिन उसके मुंह से खून निकल आया। हालांकि उसकी चोटें दिखने से कई गुना अधिक गंभीर थीं, क्योंकि ली शिमिंग के प्रहार ने एक साधक के रूप में उनके आधार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर के पतन ने, विशेष रूप से संयमित आध्यात्मिक ऊर्जा की स्थिति में, उन्हें प्रतिरोध करने में पूरी तरह से शक्तिहीन बना दिया, जिससे उनके आत्मिक मूल बीज प्रभावित हुए। क्षतिग्रस्त आत्मा मूल बीजों के साथ केवल सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक चिकित्सा ही उसकी चोट को ठीक कर सकती थी। लेकिन न केवल युनजे ऐसी दवा प्राप्त करने में असमर्थ था, बल्कि एक गोल्डन कोर एल्डर को भी इसे प्राप्त करना मुश्किल होगा। तुमने मेरा रास्ता नष्ट कर दिया है, युनजे ने ली शिमिंग पर चिल्लाते हुए अपनी उंगली कांपते हुए कहा, स्थिति को स्वीकार करने में असमर्थ। एक साधक मर सकता है, मारा जा सकता है, लेकिन अशक्त नहीं हो सकता। एक प्राणी जो संसार में विचरण करने में सक्षम है, उसे भोजन के लिए भी सहायता की आवश्यकता हो, एक साधक ये कैसे स्वीकार कर सकता है? तुम एक संप्रदाय साधक हो, मैं तुम्हें दंड के लिए संप्रदाय को सौंप दूंगा, ली शिमिंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के युनजी की कमर से स्टोरेज बैग पकड़ा और उसे अपनी कमर पर लटका लिया। युनजी पर अब कोई ध्यान न देते हुए, जो अब अपंग हो चुका था, उसने पत्थर की मेज के नीचे देखा। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि किस प्रकार का निर्माण आध्यात्मिक ऊर्जा को सील करने वाला प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। संरचनाएं सामान्यतः आध्यात्मिक ऊर्जा पर कार्य करती हैं, तथा आध्यात्मिक ऊर्जा को सील करने जैसे प्रभाव संरचनाओं के लिए विशिष्ट नहीं है। कम से कम उनके जैसे मध्यवर्ती एरे मास्टर को अभी तक ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। उन्हें इस बात में अधिक दिलचस्पी थी कि आध्यात्मिक विचार से क्या पता चल सकता है। आध्यात्मिक विचार में निपुणता प्राप्त करने के कारण उसका प्रयोग लगभग हमेशा ही बेजोड़ रहा। पत्थर की मेज के नीचे एक साधारण धातु का बक्सा खुला था, जिसमें से एक काला घन दिखाई दे रहा था, जो काली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। धातु का बक्सा बहुत छोटा था और उसके अंदर का घन उससे भी छोटा था, मुट्ठी से भी बड़ा नहीं। केवल दृश्य मात्र से ही उसकी पूर्व गलत धारणा स्पष्ट हो गई। यह कोई संरचना नहीं थी। यदि उन्हें किसी संरचना का वर्णन करना होता, तो मूल रूप से यहाँ एक अलगाव और छिपाव संरचना थी, ताकि इस धातु के बक्से को दृष्टि से अदृश्य बनाया जा सके। जब ली शिमिंग ने अपने आध्यात्मिक विचार का उपयोग किया, तो उन्होंने वास्तव में अलगाव और छिपाव गठन का पता लगाया, लेकिन इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। गुफानुमा आवासों में अनेक अलगाव और छिपे हुए संरचनाओं का सामना करना सामान्य बात थी। ऐसे कई संरचनाएं उसके अपने आवास के भीतर मौजूद थीं। अपने आध्यात्मिक विचार का पुनः प्रयोग करने पर, यद्यपि धातु का बक्सा और घन उसके ठीक सामने थे, आध्यात्मिक विचार की उसकी धारणा में यह एक घने कोहरे की तरह था, जिसने आगे की हर चीज को स्पष्ट कर दिया था। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि इस विशेष क्षेत्र में ली शिमिंग के ज्ञान की कमी के कारण वह अनभिज्ञ थे, अन्यथा उन्होंने अपने आध्यात्मिक विचार का उपयोग करते समय इस विसंगति को नोटिस किया होता। कुछ देर तक इसका अध्ययन करने के बाद ली शिमिंग ने पाया कि आध्यात्मिक ऊर्जा को सील करने का भयानक प्रभाव घन से निकलता हुआ प्रतीत होता है, और बाहरी धातु का डिब्बा, जो एक रहस्यमय धातु से बना था, जिसे वह पहचान नहीं सका, ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसके प्रभाव को समाहित कर रहा है और सील कर रहा है। जब वह पहले आंगन में दाखिल हुआ था, तो युनजी ने एक तंत्र सक्रिय कर दिया था, जिससे धातु का बक्सा खुल गया था और आंगन के भीतर घन प्रकट हो गया था। उसने धातु के बक्से पर एक स्थान पर हल्के से दबाव डाला, जो बिना किसी आवाज के बंद हो गया, और तब उसने महसूस किया कि उसके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर फिर से जीवित हो गया, और आसपास के शून्य में आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से प्रकट हुई। यह क्या है? ली शिमिंग ने धातु का बक्सा उठाते हुए पूछा। गहरे भूरे रंग के चेहरे वाले युनजे ने उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ली शिमिंग ने अपना सिर हिलाया, पहचान जेड डिस्क निकाली और कानून प्रवर्तन हॉल में जूनियर मास्टर जू से संपर्क किया, यहाँ की स्थिति बताई। वह तुरंत वहां से नहीं गए, बल्कि इस स्थान पर कानून प्रवर्तन हॉल के आने तक इंतजार करने का निर्णय लिया। आंगन के बाहर 2 जोड़ी आंखें आंगन की दिशा में टिकी हुई थीं। ये दोनों युन परिवार के जासूस थे, जिन्हें युनजे पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। युन जेड के पूर्व व्यवहार के कारण युन ट्रेडिंग हाउस के उच्च अधिकारियों ने उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया, जो युन ट्रेडिंग हाउस की परिचालन शैली को दर्शाता है। वह एक कानून प्रवर्तन भिक्षु है, कुछ गड़बड़ है, इसकी तुरंत रिपोर्ट करें। एक युन परिवार साधक ने चिंता में फुसफुसाया।
सेंट्रल पीक से जनरल पीक तक का सफर बस एक क्षण का था। ली शिमिंग की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद स्टीवर्ट जू तुरंत अपने साथ 12 कानून प्रवर्तन भिक्षुओं को ले आया। युन परिवार की ओर से यह महसूस करते हुए कि एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हो गई है, उन्होंने भी अपने समर्थकों से संपर्क करना शुरू कर दिया। संप्रदाय में युन परिवार के पास 2 फाउंडेशन स्थापना साधक थे और इस समय उपलब्ध एक जूनियर मास्टर युन गैंग था। प्रांगण के बाहर स्टीवर्ट जू अपने अधिकार का प्रयोग करने की तैयारी कर रहा था तथा प्रांगण के प्रवेश द्वार पर रक्षात्मक संरचना को बलपूर्वक तोड़ने की योजना बना रहा था। कानून प्रवर्तन हॉल के पास महत्वपूर्ण शक्तियां थी, उचित संदेह के आधार पर बलपूर्वक कार्रवाई की जा सकती थी। जैसे कि अब जब एक इंटरमीडिएट एयर मास्टर परेशानी में है, तो संप्रदाय ने कानून प्रवर्तन हॉल को इस मुद्दे को हल करने के लिए कड़े उपाय करने के लिए अधिकृत किया है। यदि यह संप्रदाय की 9 चोटियों के बाहर होता, तो गुफा आवास की रक्षात्मक संरचना को तोड़ना एक चुनौती हो सकती थी, लेकिन संप्रदाय संरचना के भीतर कानून प्रवर्तन हॉल संप्रदाय संरचना की शक्ति की तैनाती का अनुरोध कर सकता था। दुई पीक पर तैनात उच्च स्तरीय व्यूह रचना मास्टर की सहमति से संप्रदाय संरचना को ऐसे रक्षात्मक संरचनाओं को बलपूर्वक तोड़ने के लिए सक्रिय किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले कि डीकन जू अपने अधिकार का उपयोग कर पाते, उनके सामने के आंगन की संरचना अपने आप सक्रिय हो गई, जिससे अंदर की स्थिति का पता चल गया। डीकन जू प्रांगण के द्वार से होकर नहीं गए, सभी कानून प्रवर्तन भिक्षु उनके पीछे पीछे प्रांगण में उतर गए। प्रांगण के अंदर के दृश्य ने डीकन जू की निगाहें तेज कर दी। बाहर 4 लाशें मिलना एक बात थी, लेकिन यह संप्रदाय के 9 शिखरों के भीतर जेन पीक था, एक ऐसा स्थान जहां कई वर्षों से ऐसी हिंसक बड़ी घटना नहीं हुई थी। उसने युनजे को देखा। युनजे की व्यापारिक दुनिया में थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा थी, लेकिन फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटर डीकन जू की नजरों में वह एक अजनबी था। युनजी एक गड़बड़ थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि उसकी आत्मा की जड़ें नष्ट हो गई थी। केवल गहन घृणा ही किसी को इस चरम सीमा तक ले जा सकती है। डीकन जू की नजर आखिरकार ली शिमिंग पर पड़ी। वहां मौजूद बाकी लोगों को ली शिमिंग की पृष्ठभूमि और भी ज्यादा समझ आ गई। सच कहूं तो ली शिमिंग के बारे में उनकी जानकारी सीमित थी। फिर भी ये ली शिमिंग ही थे जिन्होंने एक अन्य प्रबंधक डीकन जू को 20 वर्षों तक वहां रहने के लिए हेवनली सी भेजा था, और डीकन जू की भागीदारी के साथ मामला समाप्त हो गया, जिसने एक अमिट छाप छोड़ी। भतीजे ली, हम फिर मिलेंगे। डीकन जू ने ली शिमिंग की ओर अभिवादन में सिर हिलाया। इस भाव भंगिमा ने साथ आए 12 कानून प्रवर्तन भिक्षुओं को हैरान कर दिया। ये डीकन जू की सामान्य शैली नहीं थी, वह एक छोटे से ची शोधन 5वें स्तर के साधक का अभिवादन करने की पहल क्यों करेंगे। यद्यपि युनजे हताश अवस्था में था क्योंकि वह विकलांग हो गया था, फिर भी उसने डीकन जू के शब्दों के पीछे के निहितार्थ को समझ लिया। ली शिमिंग वैसे नहीं थे जैसा युन के ट्रेडिंग हाउस ने सोचा था, एक साधक जिसकी कोई खास पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उसकी कुछ बनावटी प्रतिभा थी। वरना एक प्रतिष्ठित कानून प्रवर्तन फाउंडेशन प्रतिष्ठान प्रबंधक ली शिमिंग के प्रति ऐसा रवैया कैसे दिखा सकता था। ली शिमिंग जूनियर मास्टर जू को सम्मान देते हैं। ली शिमिंग सम्मानपूर्वक सलामी देने के लिए आगे बढ़े। लगता है तुम्हें मुसीबत का सामना करना पड़ा है, बताओ क्या हुआ। डीकन जू के शब्द उनके रुख को दर्शाते हुए ली शिमिंग में उनकी रुचि और मामलों को निपटाने के उनके व्यापक अनुभव से जुड़े थे। जेन पीक में ली शिमिंग का गुफा आवास नहीं था, इसलिए यह प्रांगण ली शिमिंग का स्वामित्व नहीं था। किसी अतिथि के लिए दूसरे के घर के अंदर संघर्ष में बढ़त हासिल करना कठिन होता है, जहां विभिन्न संरचनाएं और रक्षात्मक उपाय मालिक को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। ली शिमिंग पागल नहीं था कि वह जेन पीक में एक गुफा में किसी की हत्या कर दे और फिर इसकी सूचना कानून प्रवर्तन हॉल को दे। जूनियर मास्टर जू, पत्थर की मेज पर रखी आध्यात्मिक चाय में आत्मा दमनकारी चूर्ण है, और मुझे लगता है कि ये चारों दासियां प्रशिक्षित हत्यारे थी जो शरीर शोधन में निपुण थी और नजदीकी तलवारबाजी में माहिर थी। इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसा भी है जो आंगन के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। ली शिमिंग ने हर वस्तु की ओर इशारा करते हुए अंत में पत्थर की मेज पर एक धातु का डिब्बा रख दिया। डीकन जू ने अपना हाथ हिलाया और कानून प्रवर्तन भिक्षु पहले ही घटनास्थल की जांच करने के लिए वहां जा चुके थे। वह अपने साथ पेशेवर कर्मियों को लेकर आए थे जो अपराध स्थलों की जांच करने में अनुभवी थे। ये प्रोहिबिशन स्पिरिट गोल्ड की मुहर है। डीकन जू ने पत्थर की मेज पर रखे धातु के डिब्बे को गंभीरता से देखा। उसने उसे खोलने से परहेज किया क्योंकि उसे सिर्फ अनुभव से ही पता था कि वह क्या है। प्रोहिबिशन स्पिरिट गोल्ड की उपस्थिति से ही यह स्पष्ट हो गया कि यह घटना मामूली नहीं थी। ये युनजे है, युन ट्रेडिंग हाउस का सदस्य। उसने मुझे युन ट्रेडिंग हाउस के नाम पर यहाँ बुलाया था। ये युन ट्रेडिंग हाउस द्वारा मेरी हत्या का प्रयास था। इसके अलावा युनजे ने पहले जो बताया था उसके अनुसार युन ट्रेडिंग हाउस ने पवित्र बर्फ संप्रदाय के साथ भी सांठगांठ की थी और मेरे शरीर को उन्हें सौंपने के लिए लाभ स्वीकार किया था। ली शिमिंग ने आगे कहा। उसने युनजी की जान दयावश नहीं बल्कि युन के ट्रेडिंग हाउस को फंसाने की रणनीति के तहत बख्शी थी। चुप रहो, एक आवाज ने ली शिमिंग को बीच में रोका और फिर एक आकृति तेजी से ली शिमिंग की ओर उड़ी और हथेली से नीचे की ओर धक्का दिया। ली शिमिंग ने सोचा भी नहीं था कि उसकी टूटी हुई जेड तलवार उड़ जाएगी और तलवार की रोशनी में परिवर्तित होकर आने वाली हथेली से टकराएगी। उसने उस ताड़ के आतंक को महसूस किया। हमलावर एक फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटर था जिसे संभालना उसकी क्षमता से कहीं अधिक था। दुश्मन का सामना करने के लिए तलवार हेरफेर तकनीक का उपयोग करने के बाद उन्होंने खुद को बचाने के लिए संप्रदाय संरचना की शक्ति को जुटाने के लिए एक मध्यवर्ती सरणी मास्टर के रूप में अपने विशेषाधिकारों का उपयोग किया।
ये संप्रदाय के 9 शिखरों में उसे प्राप्त कुछ विशेषाधिकारों में से एक था। पहले जब वह प्रांगण में होता था तो वह रक्षात्मक व्यूह के अंदर होता था और संप्रदाय संरचना को गतिशील नहीं कर सकता था। अब प्रांगण की रक्षात्मक व्यूह पूरी तरह सक्रिय होने के कारण उसके और संप्रदाय संरचना के बीच कोई अवरोध नहीं था। आने वाले व्यक्ति ने टूटी हुई जेड तलवार को दूर फेंक दिया। उसकी हथेली में भयानक आध्यात्मिक दबाव ली शिमिंग के सामने पड़ा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। युन का ट्रेडिंग हाउस पवित्र बर्फ संप्रदाय के साथ मिलकर जनरल पीक पर साथी शिष्यों की हत्या कर रहा है और अब वे हत्या करके चुप कराना शुरू कर रहे हैं। ली शिमिंग जोर से चिल्लाया। उनकी आवाज भले ही तेज न लगे, लेकिन संप्रदाय निर्माण की मदद से उनकी आवाज 9 चोटियों के ज्यादातर हिस्सों में फैल गई। जब तक कोई ध्वनिरोधी व्यवस्था नहीं थी, हर कोई उन्हें सुन सकता था। अब जबकि एक फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटर उसे मारने के लिए यहाँ था, वह निश्चित रूप से स्थिति को जितना संभव हो उतना बढ़ाना चाहता था। युन गैंग, तुम क्या कर रहे हो? डीकन जू ने ली शिमिंग के सामने खड़े होकर दहाड़ते हुए कहा। मैंने इस बच्चे को मेरे युन परिवार की निंदा करते सुना, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और कदम उठाया। इस बच्चे को मारने के बाद मैं संप्रदाय के नेता के पास जाकर माफी मांगूंगा। युन गैंग ने एक जादुई कलाकृति पर खड़े होकर ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में संदेह की एक झलक उभरी। उसकी हथेली का आखिरी वार ली शिमिंग को मारने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था, फिर भी किसी तरह उसे रोक दिया गया। यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है कि यह बदनामी है या नहीं। इस मामले को कानून प्रवर्तन विभाग को देखना चाहिए। डीकन जो ने ली शिमिंग को सुरक्षित देखकर पसीने से तरबतर हो गया। अगर ली शिमिंग उसके सामने मारा जाता तो वह अंदाजा लगा सकता था कि कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। अभी अभी युन गैंग का इरादा मारने का था और वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि डीकन जू भी उसे समय पर नहीं रोक सका। उनकी बातचीत के दौरान कई साधक उनके आसपास प्रकट हुए। शिशोधन साधक, 2 आधार स्थापना साधकों और यहाँ तक कि कानून प्रवर्तन हॉल के एक भिक्षु को देखकर तुरंत और भी दूर चले गए। हालांकि वहां पहुंचे हुए फाउंडेशन स्थापना साधकों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे आंगन में उड़ते रहे, आकाश में मंडराते रहे और ऊपर से घटित हो रही घटनाओं को देखते रहे। ये सब ली शिमिंग की चीख से हुआ। संप्रदाय के भीतर एक गद्दार की स्थिति किसी भी साधक के लिए चिंता का विषय थी, और यह भी कि युन परिवार का संप्रदाय में कुछ प्रभाव था। उनमें युन परिवार के मित्र, युन परिवार के शत्रु और कुछ असंबद्ध साधक भी शामिल थे। वे सभी चुप रहे और स्थिति के विकसित होने का इंतजार करते रहे। ली शिमिंग ने भी आकाश में आधारशिला स्थापना साधकों को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। 9 चोटियों पर काफी समय बिताने के बाद वह संप्रदाय की शक्ति को सही मायने में समझ गया था। इस स्थान पर 20 से अधिक आधार स्थापना साधक थे जो तुरंत आ गए क्योंकि वे निःशुल्क थे, जिससे पता चला कि संप्रदाय में आधार स्थापना साधकों की संख्या उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। कृपया वरिष्ठ चाचाओं, कार्यभार संभालिए। युन परिवार अराजक है, संप्रदाय के भीतर जानलेवा जाल बिछा रहा है। ऐसे तरीकों में उनकी दक्षता एक दिन में विकसित नहीं होती। मेरा मानना है कि युन परिवार ने एक से ज्यादा बार साथी शिष्यों का वध करने के लिए निषेधात्मा स्वर्ण और अपनी प्रशिक्षित शरीर शोधन महिला हत्यारे का इस्तेमाल किया है। ली शिमिंग को पता था कि अब उसे प्रयास करने की जरूरत है, इसलिए उसने आकाश में आधार स्थापना साधकों को प्रणाम किया और ऊंची आवाज में बोला। नींव स्थापना साधक अंधे नहीं थे। 4 दासियों की लाशें और पत्थर की मेज पर रखा सोने का पानी चढ़ा बक्सा देखकर वे समझ कैसे नहीं पाए कि क्या हो रहा है। जिन फाउंडेशन स्थापना साधकों के युन परिवार के साथ संबंध खराब थे, वे पहले से ही निराशा में डूबे हुए थे। युन परिवार से करीबी संबंध रखने वालों की निगाहें इधर उधर घूम रही थीं, मानो वे युन परिवार के साथ अपने संबंधों को तौल रहे हो। बच्चे, तुम युन परिवार को निशाना बनाने के लिए ये हथकंडे अपनाते हो। कौन जाने ये निषेधात्मा सोना तुम खुद ही लाए हो। तुमने युन परिवार को बदनाम करने के लिए 4 नौकरानियों को मार डाला और युनजे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। युन गैंग ने अपने खिलाफ माहौल बनते देख तुरंत पलटवार किया। वास्तव में सभी उपस्थित फाउंडेशन स्थापना साधकों को यह समझ में आ गया था कि ली शिमिंग अकेले निषेधात्मा स्वर्ण तक नहीं पहुंच सकते थे। निषेधात्मा स्वर्ण प्रमुख संप्रदायों द्वारा नियंत्रित एक विशेष धातु है, जिसका उपयोग संप्रदाय के भीतर गंभीर अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। निषेधात्मा स्वर्ण से बनी वस्तुएं जब साधक के शरीर में प्रत्यारोपित की जाती हैं, तो उन्हें आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित करने से रोक सकती हैं, जिससे वे साधारण मनुष्य बन जाते हैं। युन परिवार व्यापार घराने के उपयोग के संबंध में ये केवल क्यूई शोधन साधकों को ही लक्षित कर सकता था। जब आध्यात्मिक शक्ति एक निश्चित क्षमता तक पहुंच जाती तो निषेधात्मा स्वर्ण के संयम का प्रभाव समाप्त हो जाता। प्रमुख संप्रदायों के लिए निजी तौर पर प्रोहिबिशन स्पिरिट गोल्ड का संचय करना एक गंभीर अपराध है। स्वर्गीय सागर संप्रदाय द्वारा निषेधात्मा स्वर्ण को लौटाने पर दिए जाने वाले पुरस्कार बहुत उदार हैं, और यद्यपि वे बलपूर्वक इसकी मांग करते हैं, तथापि वे जो मुआवजा प्रदान करते हैं वह भी पर्याप्त है। युन गैंग ने अपनी बात पूरी करने के बाद ली शिमिंग ने उसे एक धुंधली नजर से देखा, फिर अपनी कमर से कुछ निकाला। तुम्हारा नाम यू गैंग है ना? लॉ एनफोर्समेंट हॉल के डीकन जू के सामने हमारे संप्रदाय की 9 चोटियों पर हत्या करने का प्रयास करने के लिए तुम्हें पवित्र बर्फ संप्रदाय से कितने लाभ मिले हैं? अगर मैं इंटरमीडिएट एरे मास्टर न होता और अपनी सुरक्षा के लिए संप्रदाय संरचना पर निर्भर न होता तो तुम मुझे वहीं मार देते। ली शिमिंग ने गुस्से से आरोप लगाया। बाद में आए फाउंडेशन स्थापना साधकों को पिछली घटनाओं की जानकारी नहीं थी, और जब उन्होंने उनके बारे में सुना तो उन्हें केवल ये समझ आया कि क्या हुआ था।
विशेष रूप से ली शिमिंग के स्पष्ट आरोपों को सुनने के बाद वे सभी ली शिमिंग और युन गैंग को जांचती हुई निगाहों से देखने लगे। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि झूठ कौन बोल रहा था। एक बार इतने गंभीर अपराध की पुष्टि हो जाने पर संप्रदाय किसी भी आधार स्थापना साधक को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो बस गुस्से में ऐसा कर रहा था, क्या तुम अभी भी जीवित नहीं हो? इस समय युन गैंग का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे अपने पहले के आवेग पर पछतावा हुआ। वह ली शिमिंग के इंटरमीडिएट एरे मास्टर होने के दर्जे से भयभीत था। ली शिमिंग अभी भी इंतजार कर रहा था, वह अपने बैकअप का इंतजार कर रहा था। संप्रदाय संरचना ने आध्यात्मिक शक्ति पैटर्न का एक उछाल उत्सर्जित किया और जूनियर मास्टर झूगे शून्य से प्रकट हुए। आधार स्थापना साधकों के समूह में उनकी शक्ति को शक्तिशाली नहीं माना जाता था, लेकिन एक उच्च स्तरीय व्यूह गुरु होने के नाते वे युद्ध शक्ति पर निर्भर नहीं थे। संप्रदाय संरचना के भीतर वे किसी भी आधार स्थापना साधक को आसानी से फंसाकर मार सकते थे। युन गैंग, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, एक क्यूई शोधन क्षेत्र के शिष्य पर हमला करते हुए? अगर तुम इस मामले में कोई स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो मेरे दुई पीक और तुम्हारे जेन पीक के बीच एक अनसुलझा हिसाब हो जाएगा। जूनियर मास्टर जुगे ने युन गैंग के पीछे देखते हुए कहा। जूनियर मास्टर झूगे को संदेश एक कदम देर से मिला था, वह कुछ देर पहले ही संप्रदाय के मामलों से निपट रहे थे। हालांकि उसने पूरी कहानी नहीं सुनी थी, लेकिन युन गैंग द्वारा ली शिमिंग को मारने के प्रयास ने उसे पहले ही क्रोधित कर दिया था। ली शिमिंग एक इंटरमीडिएट एरे मास्टर, जिसके पास इंटरमीडिएट एरे फॉर्मेशन स्टारलाइट सागर है। जब तक वह जीवित है तब तक वह उच्च स्तरीय एरे मास्टर बनने के लिए बाध्य है। इसके अलावा यिन शिलान और ली शिमिंग दोनों युवा एरे फॉर्मेशन स्टारलाइट सागर के अधिकारी हैं और सभी को संप्रदाय के एरे मास्टर बनने के लिए बीज माना जाता है। कई वर्षों से संप्रदाय ने किसी एरे मास्टर का उदय नहीं देखा था, और अब जबकि आशा की एक किरण दिख रही थी, वह आंतरिक हत्या के कारण लगभग समाप्त हो चुकी थी। जूनियर मास्टर झूगे के शब्द सिर्फ युन गैंग पर ही केंद्रित नहीं थे। संप्रदाय संरचना को नियंत्रित करने वाले के रूप में उन्होंने पहले ही जनरल पीक के छिपे हुए पीक मास्टर झाओ का पता लगा लिया था। केंद्रीय शिखर के अलावा 9 चोटियों में से प्रत्येक का अपना शिखर गुरु होता है। ये संप्रदाय के 9 उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं, जो संप्रदाय प्रमुख के साथ मिलकर संप्रदाय का प्रबंधन करते हैं। 9 शिखर गुरु अपने अपने शिखरों का प्रबंधन करते हैं तथा संप्रदाय के ऊपरी स्तर पर शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। जूनियर ब्रदर झूगे, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। अगर वाकई कोई सबूत है जो साबित करता है कि युन गैंग और युन परिवार ने अपने ही संप्रदाय के सदस्यों को मारने के लिए किसी बाहरी संप्रदाय के साथ सांठगांठ की है, तो कानून प्रवर्तन विभाग को कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जनरल पीक अपना घर खुद साफ कर लेगा। युन गैंग के बगल में एक आकृति प्रकट हुई और पीक मास्टर झाओ, जो वहां प्रकट हुए, उदासीनता से बोले। जूनियर मास्टर झूगे, मेरे पास वास्तव में सबूत है। जूनियर मास्टर झूगे के पीक मास्टर झाओ के साथ बहस करने से पहले ली शिमिंग ने बीच में ही कहा। एक क्षण में उपस्थित साधकों ने अपना ध्यान ली शिमिंग की ओर मोड़ दिया और उसके अगले कदम की प्रतीक्षा करने लगे। ली शिमिंग ने अपने हाथ में रखी वस्तु को खोला और स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दिया। यह फुटेज उस समय का था जब वह यार्ड में दाखिल हुआ था। युन जी ने जो कुछ भी कहा था, यहाँ तक कि उस समय उसका आदेशात्मक रवैया भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। युन जे ने शायद सोचा था कि ली शिमिंग की मृत्यु निश्चित है, यही वजह है कि उसने जरूरत से ज्यादा बात की। चारों दासियों ने एक साथ अपनी तलवारें खींच ली और उनके कौशल से किसानों को तुरंत पता चल गया कि दासियां असाधारण थीं। यह क्या चीज है? 1000 माइल म्यूचुअल व्यू में ये सुविधा नहीं है ना? युन गैंग ने चौंक कर कहा। यद्यपि 1000 मील पारस्परिक दृष्टिकोण केवल क्यूई शोधन साधकों के बीच ही प्रचलित था, किंतु इतना समय बीत जाने के बाद कुछ आधार स्थापना साधकों ने इसे प्रयोग करने के लिए खरीद लिया। अतः 1000 मील पारस्परिक दृष्टिकोण एकत्रित आधार स्थापना साधकों के लिए अपरिचित नहीं था। विशेष रूप से युन गैंग के लिए युन का ट्रेडिंग हाउस बहुत अच्छा व्यापार कर रहा था, जिससे उसे और एक अन्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को प्रचुर मात्रा में स्पिरिट स्टोन संसाधन प्राप्त हो रहे थे। वह 1000 माइल म्यूचुअल व्यू से अच्छी तरह परिचित था, जिससे युन के ट्रेडिंग हाउस को लाभ प्राप्त हुआ। 1000 माइल म्यूचुअल व्यू एक छोटा सा गैजेट है जो मैंने बनाया है। मेरे पास जो है वह 1000 माइल म्यूचुअल व्यू का एक परीक्षण संस्करण है। ली शिमिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सौभाग्यवश उनके द्वारा निर्मित यह उपकरण सामान्य 1000 माइल म्यूचुअल व्यू से थोड़ा भिन्न था। क्योंकि यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए था, इसलिए उन्होंने इसकी विशेषताओं में आध्यात्मिक शक्ति पैटर्न और एरे रून्स का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार जब युन जी ने प्रोहिबिशन स्पिरिट गोल्ड के प्रभावों को सक्रिय किया, तब भी उसके उपकरण का उपयोग सुचारू रूप से किया जा सकता था। केवल बाहरी दुनिया के साथ संपर्क कार्यक्षमता काट दी गई थी, क्योंकि उस हिस्से के लिए एरे रून्स के साथ बातचीत की आवश्यकता थी। पीक मास्टर झाओ अंदर से असहाय और दुविधा में था। शुरुआत में उसका इरादा युन गैंग और युन परिवार की रक्षा करना था। युन परिवार जनरल पीक का हिस्सा था और उसके हित काफी हद तक जनरल पीक से जुड़े थे। लेकिन उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था उसका मतलब था कि वह युन परिवार की रक्षा नहीं कर सकता था। धिक्कार है, एक बाहरी संप्रदाय के साथ षड्यंत्र रचने और जनरल पीक के भीतर साथी संप्रदाय के सदस्यों की हत्या करने की हिम्मत। पीक मास्टर झाओ की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठी और उनके हाथ में एक तलवार की रोशनी दिखाई दी, जो युनजी की ओर वार कर रही थी। यदि युनजी, जो कि इसमें शामिल व्यक्ति था, मारा गया होता, तो सारा दोष मृत व्यक्ति पर डाला जा सकता था। इस तरह जनरल पीक का नुकसान काफी हद तक कम हो जाएगा।
देर से शुरू हुए फाउंडेशन प्रतिष्ठान के तलवार के वार को कानून प्रवर्तन हॉल के स्टीवर्ट जू भी रोक नहीं पाते। इसके अलावा हमला इतना अचानक था कि युनजे की मौके पर ही मौत हो जाती। मेरे सामने हत्या, ऐसा लगता है कि पूरा जनरल पीक एक ही कपड़े से बना है। जूनियर मास्टर झूगे ने गुस्से में जोर से चिल्लाया। हालांकि तलवार का अजेय प्रहार जमीन पर नहीं उतरा। हालांकि पीक मास्टर झाओ जनरल पीक के गुरु थे, लेकिन संप्रदाय संरचना का सर्वोच्च अधिकार जूनियर मास्टर झूगे के हाथों में था। शिखर गुरु झाओ के तलवार के प्रहार को संप्रदाय संरचना द्वारा रोक दिया गया और युनजी, जिसने मृत्यु की प्रतीक्षा में अपनी आंखें बंद कर ली थी, नहीं मरा। ली शिमिंग ने स्वर्गीय सागर संप्रदाय की जटिलता पर मन ही मनाह भरी। जनरल पीक के पीक मास्टर, जो एक उच्च पदस्थ संप्रदाय अधिकारी थे, स्पष्ट सबूतों के बावजूद भी युन परिवार का पक्ष ले रहे थे, जिससे उनका मोहभंग हो गया। सच तो यह है कि जब से वह संप्रदाय में शामिल हुए थे, हालांकि उन्हें प्राप्त पोषण सीमित था, फिर भी संप्रदाय के लिए उनकी बड़ी मान्यता थी तथा वह स्वयं को स्वर्गीय सागर संप्रदाय का एक गौरवशाली सदस्य मानते थे। हालांकि आज के दृश्य ने संप्रदाय के प्रति उनकी मान्यता को बहुत कम कर दिया है। जूनियर मास्टर जू, ये युनजी का स्टोरेज बैग है और यह मेरा अपना 1000 माइल म्यूचुअल व्यू है, जिसके अंदर युन परिवार द्वारा पवित्र हिम संप्रदाय के साथ मिलकर साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के सबूत हैं। मुझे उम्मीद है कि स्वर्गीय सागर संप्रदाय इसे न्यायसंगत रूप से संभालेगा, ली शिमिंग ने कहा और वह स्टोरेज बैग, जिसे उन्होंने पहले अपनी कमर से उतार लिया था, 1000 माइल म्यूचुअल व्यू के साथ स्टीवर्ट जू को सौंप दिया। उपस्थित फाउंडेशन स्थापना साधक ली शिमिंग के शब्दों में निराशा सुन सकते थे। एक साधक की निराशा का कारण स्वाभाविक रूप से संप्रदाय से मोहभंग होना था। जूनियर मास्टर झूगे, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मैं तुरंत ईगल बीक द्वीप लौटूंगा और संप्रदाय की जांच का इंतजार करूंगा। ली शिमिंग ने जूनियर मास्टर झूगे को प्रणाम किया। बोलने के बाद वह वहां उपस्थित किसी भी साधक की ओर न तो रुका और न ही उसकी ओर देखा, बल्कि उसकी पीठ से पंख निकल आए और वह आकाश में उड़ गया। पीक मास्टर झाओ, अब से जेन पीक पर मुख्य संरचना के अलावा किसी भी संरचना के लिए डुई पीक को शामिल न करें। जूनियर मास्टर झूगे ने ठंडे स्वर में कहा, जैसे ही उनका आंकड़ा ऊपर उठा और साधकों की दृष्टि से गायब हो गया। पीक मास्टर झाओ को जूनियर मास्टर झूगे के रवैये से बहुत आश्चर्य हुआ। इससे पहले उन्होंने ली शिमिंग के रवैये के प्रति अपने क्रोध को बलपूर्वक दबा दिया था, ये सोचकर कि एक मध्य अवस्था वाले क्यूई शोधन शिष्य ने उनके सामने श्रेष्ठ होने का नाटक करने का साहस कैसे किया। लेकिन जूनियर मास्टर झूगे के बाद के रवैये से पता चला कि डुई पीक ली शिमिंग को कितना महत्व देता था। पीक मास्टर झाओ, क्या आप इस मामले को दबाने के लिए फिर से हमला करना और हम सभी को मारना चाहेंगे? स्टीवर्ट जू ने फिर ठंडे स्वर में पूछा। वह युनजी को पकड़े हुए था, उसकी आंखों में भी आग जल रही थी। मामले को संभालने के लिए जनरल पीक की यह यात्रा युगैंग द्वारा ली शिमिंग को उसके सामने ही मारने के प्रयास के साथ शुरू हुई थी, जिसके बाद पीक मास्टर झाओ ने कानून प्रवर्तन हॉल की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए युजी को मारने का प्रयास किया। पीक मास्टर झाओ चुप थे, उन्हें अपने पहले के कार्यों के लिए डुई पीक और कानून प्रवर्तन हॉल से इतनी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। पीक मास्टर झाओ, जेन पीक वास्तव में एक अच्छी जगह नहीं है, हम वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते और मैं भी किसी बड़े की मौजूदगी के बिना युन गैंग पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं संप्रदाय के नेता को सब कुछ सच सच बता दूंगा। इतना कहने के बाद स्टीवर्ट जू ने पीक मास्टर झाओ के जवाब का इंतजार नहीं किया, युनजे के साथ मुड़ा और अपने लोगों और सबूतों को लेकर वहां से चला गया। जब ली शिमिंग ईगल बीक द्वीप पर वापस लौटे तो उन्हें अपनी पहचान जेड डिस्क पर एक संदेश मिला। यह देखकर कि संदेश किसने भेजा है, उनकी पीड़ा और असंतोष कुछ कम हुआ। क्या आप ठीक हैं? यिन शिलान का संदेश चिंताजनक था। घटना की गंभीरता को देखते हुए यिन शिलान ने निश्चित रूप से इसके बारे में सुना था और वह यू संप्रदाय के नेता को खोजने के लिए दौड़ा था। वह यू संप्रदाय के नेता के साथ वहां जाने की तैयारी कर रही थी, तभी भीड़ तितर बितर हो गई। मैं ठीक हूँ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, ली शिमिंग ने जवाब दिया। मुझे पता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, संप्रदाय इस मामले को उचित तरीके से संभालेगा। यिन शिलान ने संदेश भेजा। उसने यह नहीं बताया कि उसने यू संप्रदाय के नेता की तलाश की थी, बल्कि उसने ली शिमिंग को सांत्वना देने का विकल्प चुना। मैं भी इस संप्रदाय में विश्वास करता हूँ, ली शिमिंग ने कुछ हद तक निष्ठाहीनता से उत्तर दिया। सच तो यह है कि इस घटना ने उन्हें संप्रदाय के भीतर व्याप्त अराजकता का एहसास करा दिया था। अगले दिनों में संप्रदाय ने वास्तव में महत्वपूर्ण कार्रवाई की। संप्रदाय के भीतर यून के ट्रेडिंग हाउस के वाणिज्यिक अधिकारों को रद्द कर दिया गया और कबीले के नेता सहित इसके 3 वरिष्ठ सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। जहां तक युन गैंग का प्रश्न है, जो फाउंडेशन स्थापना चरण में था, उसे स्वर्गीय सागर की अग्रिम पंक्ति में भेज दिया गया। ये खबर सुनकर ली शिमिंग ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने यून परिवार से मुआवजे के बारे में भी पूछताछ नहीं की। इस उचित व्यवहार ने उन्हें बहुत असंतुष्ट किया, लेकिन ये कहा गया कि जनरल पीक के संरक्षण में यहां तक कि यू संप्रदाय के नेता भी कठोर दंड नहीं दे सकते थे। यून परिवार के सदस्य अभी भी संप्रदाय में रहते थे और वही ये भी जानता था कि यून परिवार में 2 आधार स्थापना साधक थे तथा कई अन्य निकट संबंधी आधार स्थापना साधक थे, जिनकी सही संख्या अज्ञात थी। इस व्यवहार ने यून परिवार को तो प्रभावित किया ही, साथ ही उसे भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। उसका असली दुश्मन तो सिर्फ पवित्र बर्फ संप्रदाय था, लेकिन अब पूरे संप्रदाय में ही उसके कितने दुश्मन थे, उसे पता ही नहीं था।
शायद उसे पता भी ना हो कि एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर उसे यूं ही मिटा सकता है। इस प्रकार उसे अपनी ताकत बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता थी और उसने अपने गुफा निवास के बाहर बिताए जाने वाले समय को भी कम कर दिया। अधिकांश समय ली शिमिंग साधना करने के लिए अपने गुफा निवास के अंदर ही रहते थे और केवल तभी बाहर निकलते थे जब उन्हें येन शिलान के साथ कोई मिशन पूरा करना होता था। यह स्थिति विशेष रूप से स्पिरिट मैकेनिज्म पवेलियन के जूनियर मास्टर झूगे के लिए स्पष्ट थी, क्योंकि ली शिमिंग ने इंटरमीडिएट एरे मास्टर्स के लिए संप्रदाय की न्यूनतम मिशन आवश्यकता को मुश्किल से पूरा किया था और कोई अतिरिक्त कार्य नहीं लिया था। इसके अलावा संप्रदाय ने विनिमय के लिए 2000 आत्मा पत्थर और 2000 निर्माण संसाधन की पेशकश की थी, जिसे ली शिमिंग ने कभी दावा नहीं किया। इस घटना से जूनियर मास्टर झूगे काफी चिंतित हो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ली शिमिंग को अब संप्रदाय से जुड़ाव की भावना महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन जूनियर मास्टर झूगे भी असहाय महसूस कर रहे थे। पीक मास्टर झाओ के समर्थन के साथ यून परिवार को 3 उच्च रैंकिंग सदस्यों को बाहर करने के अलावा शायद ही कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ। बेशक व्यापारिक घराने का नुकसान यून परिवार के वित्तीय हितों के लिए एक बड़ा झटका था, जिसे अन्य संप्रदाय के परिवारों ने दावा करने के लिए हाथापाई की थी, जिससे यून परिवार के साधकों के लिए भविष्य में अतिरिक्त संसाधन सुरक्षित करना मुश्किल हो गया। भावी उच्च स्तरीय एरे मास्टर की निष्ठा को सुरक्षित करने में असमर्थ जूनियर मास्टर झूगे ने जनरल पीक के प्रति शिकायतों को भर दिया। जूनियर मास्टर झूगे यू संप्रदाय के नेता की तलाश में गए और एक गहन बातचीत के बाद यू संप्रदाय के नेता ने ली शिमिंग को एक संदेश भेजा, जिसमें उन्हें सेंट्रल पीक स्काईसी हॉल में आने के लिए कहा गया। इस समय तक ली शिमिंग पर हमले को 1 महीना बीत चुका था और वह एक बार फिर यू संप्रदाय के नेता के विशाल कमरे में पहुंचा। ली शिमिंग, बैठ जाओ। यू संप्रदाय के नेता ने बिना किसी देरी के उसके प्रवेश करते ही उसे बैठने का इशारा किया। ली शिमिंग ने झुककर यू संप्रदाय के नेता को साधक का अभिवादन किया, फिर उनके बगल में बैठ गए। मैंने आपको यून परिवार द्वारा आपको दिए जाने वाले मुआवजे पर चर्चा करने के लिए यहाँ बुलाया है, यू संप्रदाय के नेता ने विशाल डेस्क के पीछे से आगे बढ़ते हुए ली शिमिंग के सामने बैठते हुए कहा। यद्यपि वह ली शिमिंग और येन शिलान के बीच के रिश्ते से अवगत था, लेकिन वह एल्डर के रुख के बारे में स्पष्ट नहीं था और इसके अलावा एल्डर वर्तमान में एकांत में था और इस मामले में हस्तक्षेप करने में बिल्कुल असमर्थ था। यू संप्रदाय के नेता शक्ति के मामले में जनरल पीक के पीक मास्टर झाओ से थोड़ा ऊपर हो सकते हैं, लेकिन पीक मास्टर झाओ की साधना सभी बुजुर्गों द्वारा की जाती थी। हालांकि बुजुर्गों ने हस्तक्षेप नहीं किया था, फिर भी यू संप्रदाय के नेता के लिए इस तरफ जनरल पीक के साधकों पर कठोर दंड लगाना बेहद मुश्किल था। वह ली शिमिंग के लिए यून परिवार से अधिक मुआवजा प्राप्त कर सकता था, जिससे उसे ली शिमिंग की वफादारी हासिल करने की उम्मीद थी। मुआवजे की कोई जरूरत नहीं है। संप्रदाय इसे कैसे संभालता है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। बस कृपया अभी भी परीक्षणाधीन 1000 माइल म्यूचुअल व्यू मुझे लौटा दीजिए, ली शिमिंग ने बहुत सम्मानपूर्वक कहा। यू संप्रदाय का नेता थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने ली शिमिंग से ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी। क्या आप यून परिवार के 1,50,000 स्पिरिट स्टोन के मुआवजे को छोड़ने जा रहे हैं? उन्होंने संकेत दिया। वह यह भी जानता था कि ली शिमिंग ने 1000 माइल म्यूचुअल व्यू से अच्छी मात्रा में स्पिरिट स्टोन बनाए थे, लेकिन यून परिवार का 1,50,000 स्पिरिट स्टोन का मुआवजा कोई छोटी राशि नहीं थी। सामान्यतः ये लगभग 2 फाउंडेशन स्थापना गोलियों के मूल्य के बराबर था। यदि ली शिमिंग एक आधार स्थापना साधक होते तो यून परिवार से मिलने वाला मुआवजा बहुत अधिक होता, लेकिन एक क्यूई शोधन क्षेत्र साधक के लिए 1,50,000 आत्मा पत्थरों का मुआवजा सभी साधकों की दृष्टि में एक खगोलीय आंकड़ा था। लेकिन यू संप्रदाय के नेता ने यह नहीं सोचा होगा कि ली शिमिंग ने अकेले ही स्पिरिट सी बीस्ट को बेचकर 2.4 मिलियन स्पिरिट स्टोन की संपत्ति अर्जित कर ली है। यून परिवार के आत्मिक रत्नों को लेने की मेरी हिम्मत कैसे हुई? उनके पास 2 आधार स्थापना साधक और 20 से ज्यादा अंतिम चरण के क्यूई शोधन साधक है। अब मैं संप्रदाय छोड़ने की भी हिम्मत नहीं कर सकता, ली शिमिंग ने धीरे से कहा। यू संप्रदाय के नेता ली शिमिंग को बताना चाहते थे कि यू गैंग को 20 वर्षों तक स्वर्गीय सागर की अग्रिम पंक्ति में तैनात करने का संप्रदाय का निर्णय पहले से ही एक कठोर सजा थी। आधार स्थापना साधक संप्रदाय की आधारशिला है और जब तक दलबदल का कोई सबूत नहीं मिलता, आधार स्थापना साधकों के लिए हमेशा एक बच निकलने का रास्ता खुला रहता है। लेकिन ये बात जोर से कहना उचित नहीं था, क्योंकि जैसा कि ली शिमिंग ने कहा था, कोई भी फाउंडेशन स्थापना साधक जो ली शिमिंग को मौके पर मारना चाहता था, वह स्वर्गीय सागर की अग्रिम पंक्ति में पहुंच जाता। ली शिमिंग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए देर से चरण क्यूई शोधन की कोई भी साधना यून परिवार के लिए ली शिमिंग को मारने के लिए पर्याप्त होगी। एक फाउंडेशन स्थापना साधक को विकसित करना आसान नहीं है। मुझे पता है कि आप नाराजगी पालते हैं, लेकिन संप्रदाय ने पहले ही निष्पक्ष रहने की पूरी कोशिश की है, यू संप्रदाय के नेता ने धैर्यपूर्वक सलाह दी। स्वर्गीय सागर के संप्रदाय नेता ली शिमिंग को इस तरह से राजी करने में सक्षम थे, आंशिक रूप से येन शिलान के साथ संबंध के कारण और साथ ही ली शिमिंग की जन्मजात प्रतिभा के कारण भी। इतने कम समय में ली शिमिंग एरे फॉर्मेशन स्टारलाइट सी के साथ इंटरमीडिएट एरे मास्टर बन गए थे, जो येन शिलान से भी तेज पदोन्नति थी। इस दृष्टिकोण से ली शिमिंग की फॉर्मेशन की प्रतिभा येन शिलान से ज्यादा मजबूत थी। मुझे कोई नाराजगी नहीं है, मैं केवल 1000 माइल म्यूचुअल व्यू वापस पाना चाहता हूँ। मैं यून परिवार का मुआवजा स्वीकार नहीं करूंगा, ली शिमिंग ने हठपूर्वक कहा। यू संप्रदाय के नेता को सिरदर्द होने लगा, क्योंकि ली शिमिंग के रवैये से अलगाव की भावना पैदा हो गई।
उन्होंने आइडेंटिटी जेड डिस्क निकाली और डीकन जू से संपर्क किया। कुछ ही देर में डीकन जू आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ उदासी थी। मामला समाप्त हो गया है, ली शिमिंग का 1000 मील का पारस्परिक दृष्टिकोण, उसे लौटा दो। यू संप्रदाय के नेता ने हाथ हिलाकर निर्देश दिया। यू संप्रदाय के नेता 1000 मील का पारस्परिक दृश्य शिखर गुरु झाओ द्वारा लिया गया था, ये कहते हुए कि इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की जानी आवश्यक है और इसे अभी तक वापस नहीं किया गया है। डीकन जू ने 1000 मील का पारस्परिक दृश्य प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि इसके बजाय इसकी व्याख्या की। तो फिर पीक मास्टर झाओ से इसे वापस करवाओ। यू संप्रदाय के नेता ने चिढ़कर कहा, फिर ली शिमिंग की ओर मुड़े और कहा, थोड़ी देर यहीं रुको। ली शिमिंग ने सिर हिलाया और चुपचाप इंतजार करने लगा। 1000 माइल म्यूचुअल व्यू उनकी पहचान जेड डिस्क से बंधा हुआ था, जिससे इसे लेने वाले अन्य लोगों के लिए यह बेकार हो गया। डीकन जू के वापस लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा और यू संप्रदाय के नेता ने उसके चेहरे को देखकर जान लिया कि कुछ जटिलताएं हैं। यहाँ 1000 स्पिरिट स्टोन है। पीक मास्टर झाओ ने कहा कि उन्होंने गलती से 1000 माइल म्यूचुअल व्यू को नुकसान पहुंचाया है और ली शिमिंग को 2 गुना मुआवजा दे रहे हैं। डीकन जू ने 1000 स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें ली शिमिंग के सामने रख दिया। कमरे का माहौल पल भर में नाजुक हो गया। ली शिमिंग ने 1.5 लाख स्पिरिट स्टोन का मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया था और बस एक ही वाजिब गुजारिश की थी, अपना सामान वापस कर दिया जाए। फिर भी नौबत यहाँ तक आ गई। कृपया डीकन जू से कहें कि वे 1000 स्पिरिट स्टोन्स पीक मास्टर झाओ को लौटा दें। भले ही मेरी वस्तु टुकड़ों में हो, फिर भी कृपया मुझे वे टुकड़े लौटा दें। ली शिमिंग ने स्पिरिट स्टोन्स को वापस धकेल दिया। यू संप्रदाय के नेता, मैं अब विदा लेता हूँ। ली शिमिंग खड़े हुए, यू संप्रदाय के नेता को प्रणाम किया और कहा, मुझे बताओ वास्तव में क्या हुआ था। ली शिमिंग के जाने के बाद यू संप्रदाय के नेता ने डीकन जू की ओर मुड़कर गहरी आवाज में पूछा। यद्यपि साधक अनजाने में आसानी से भारी विनाश कर सकते थे, लेकिन वे अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में भी सबसे अधिक सक्षम थे। 1000 माइल म्यूचुअल व्यू को लापरवाही से नुकसान पहुंचाने का विचार उनके लिए अविश्वसनीय था। पीक मास्टर झाओ ने 1000 माइल म्यूचुअल व्यू को अनुसंधान के लिए एक नए समर्थित व्यापारिक घराने को सौंप दिया था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से इसे अलग करते ही यह जल गया। डीकन जू ने असहाय होकर उत्तर दिया, बेशक ये पीक मास्टर झाओ द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण नहीं था, बल्कि यू संप्रदाय नेता की खुफिया प्रणाली के माध्यम से प्राप्त जानकारी थी। डीकन जू संप्रदाय की खुफिया प्रणाली का एक महत्वपूर्ण सदस्य था, जो अक्सर यू संप्रदाय के नेता तक पहुंचने से पहले ही कुछ रिपोर्ट देख लेता था। यू संप्रदाय के नेता ने अपना सिर हिलाया। आजकल उनके साथ जुड़े हिडन ड्रैगन ट्रेडिंग हाउस ने बिक्री नेटवर्क बनाने के लिए 1000 माइल म्यूचुअल व्यू सेकंड जनरेशन का उपयोग किया है। और यू के ट्रेडिंग हाउस के पतन के साथ ये बाजार पूरी तरह से हिडन ड्रैगन ट्रेडिंग हाउस के प्रभुत्व में है। इस प्रकार के क्यूई शोधन क्षेत्र बाजार में एक बार एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त करने के बाद लाभ आश्चर्यजनक थे। न तो शीर्ष गुरु झाओ और न ही यू संप्रदाय के नेता को इस लाभ की परवाह थी, लेकिन उनके पास विचार करने के लिए कनिष्ठ शिष्य भी थे, जिनके लिए अंततः कुछ वैध लाभ सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। यू संप्रदाय के नेता यह नहीं कह सकते थे कि पीक मास्टर झाओ के कार्य सही थे या गलत, जनरल पीक के हित में और कनिष्ठ शिष्यों के लिए यह उचित था। लेकिन ऐसे समय में ली शिमिंग को इस तरह उकसाने से संप्रदाय के प्रति उनकी निराशा और गहरी हो जाएगी। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ली शिमिंग वास्तव में संप्रदाय को नहीं छोड़ेंगे। संप्रदाय निर्माण के ज्ञान के साथ एक मध्यवर्ती एरे मास्टर ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे संप्रदाय से आसानी से जाने दिया जा सके। यदि ऐसा कोई इरादा मौजूद था तो संप्रदाय द्वारा निष्पादन की एकमात्र संभावना थी। इस प्रकार यू संप्रदाय के नेता को आशा थी कि ऐसा नहीं होगा। ली शिमिंग जैसी प्रतिभा को संप्रदाय के भीतर आंतरिक कलह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वह ली शिमिंग को नहीं समझ पाया। इस दुनिया में एक साधारण परिवार में पले बड़े होने के बावजूद ली शिमिंग में अपनेपन की भावना मजबूत नहीं थी। वह स्वर्गीय सागर संप्रदाय में शामिल हो गया था और उसका साधक बनने की कोशिश कर रहा था। फिर भी इसी क्षण उसे स्वर्गीय सागर संप्रदाय के गंदे पहलुओं का सामना करना पड़ा, विशेषकर इसलिए क्योंकि स्वर्गीय सागर संप्रदाय के एक वरिष्ठ पीक मास्टर झाओ ने ली शिमिंग को बहुत निराश किया था और यहाँ तक कि संप्रदाय के प्रति अविश्वास भी पैदा किया था। बेशक उनके वर्तमान क्षेत्र और शक्ति का मतलब था कि संप्रदाय के लिए केवल संरचनाओं में उनकी प्रतिभा ही आवश्यक थी, अन्य क्षेत्रों में अभी तक उनका कोई प्रभाव नहीं था। यहाँ तक कि संरचनाओं में उनकी प्रतिभा को अभी भी संभावित माना जाता था। केवल जब वह एक उच्च स्तरीय एरे मास्टर बन गए तो वे वास्तव में संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। युन ने 1,50,000 आत्मा पत्थरों का भुगतान नहीं किया। वे केवल ली शिमिंग को मूर्ख समझेंगे, फिर भी उनके दिमाग में ये द्वेष युन के खिलाफ कार्रवाई करने का उनका तर्क बन जाएगा। जहां तक पीक मास्टर झाओ का सवाल है, ली शिमिंग को तब तक सहना पड़ा जब तक कि उसके पास पीक मास्टर झाओ का व्यक्तिगत रूप से सामना करने की शक्ति नहीं आ गई। ऐसी है साधना दुनिया। संप्रदाय पर हमले की घटना के कारण और 1000 माइल म्यूचुअल व्यू के निर्माता होने के कारण 6 महीने बाद ली शिमिंग संप्रदाय की दृष्टि से पूरी तरह से गायब हो गए थे। हिडन ड्रैगन ट्रेडिंग हाउस के साथ सहयोग जारी रहा और बड़ी मात्रा में सामग्री हिडन ड्रैगन ट्रेडिंग हाउस के माध्यम से ईगल बीक द्वीप तक पहुंचाई गई। कोई नहीं जानता था कि वह किस विषय पर शोध कर रहे थे, लेकिन 1000 माइल म्यूचुअल व्यू के निर्माता की पहचान के कारण किसी ने भी उनके विशाल संसाधनों की आवश्यकता पर सवाल नहीं उठाया।
इस दिन संप्रदाय के भीतर सेंट्रल पीक के शिखर पर एक गुफा निवास से एक भयानक दबाव फट गया। 9 शिखरों के प्रत्येक साधक ने इस दबाव को महसूस किया। सौभाग्य से ये क्षण भर में ही गुजर गया और पंथ के साधकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यू संप्रदाय के नेता और संप्रदाय के कई अन्य शासक साधक एक साथ केंद्रीय शिखर की ओर उड़े। सेंट्रल पीक के शिखर पर स्थित गुफा निवास पूरे संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ है। यहीं से संप्रदाय की मुख्य आध्यात्मिक शिरा से आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है और यह संप्रदाय निर्माण का केंद्रीय स्थान भी है, जहां इसे सबसे व्यापक सुरक्षा प्राप्त है। जैसे ही गुफा के निवास की संरचना सक्रिय हुई, एक 30 वर्षीय सुंदर व्यक्ति, जिसके जबड़े के नीचे लंबी दाढ़ी थी, धीरे धीरे बाहर आया। दूसरे बुजुर्ग को नमस्कार। यू संप्रदाय के नेता और साधकों ने एक साथ झुककर प्रणाम किया। इसके साथ ही उस सुंदर व्यक्ति के पास 2 आकृतियां प्रकट हुई। भाई यिन को गोल्डन कोर मिडिल स्टेज में आगे बढ़ने के लिए बधाई। संप्रदाय के एल्डर क्वान और एल्डर शिंग ने एल्डर यिन की आभा को महसूस करते हुए उन्हें एक साथ बधाई दी। इस चरण को कम मत आंकिए। स्वर्ण कोर के प्रारंभिक चरण से लेकर मध्य चरण तक महान संप्रदायों के अधिकांश स्वर्ण कोर साधक प्रारंभिक चरण में ही अटके रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तब से संप्रदाय की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और साथ ही उसका प्रभाव भी बढ़ा। जूनियर भाई क्वान, जूनियर सिस्टर शेंग, ये पूरी तरह से भाग्य का खेल था। एल्डर यिन मुस्कुराए और उन्होंने भी ऐसा ही किया। यू संप्रदाय के नेता और संप्रदाय के अन्य उच्च पदस्थ सदस्य अत्यंत प्रसन्न थे। एल्डर यिन के स्वर्णिम कोर मध्य चरण में पहुंचने के साथ संप्रदाय की शक्ति और भी मजबूत हो गई थी, जिससे इन वास्तविक प्रशासकों को संप्रदाय के बाहरी मामलों से निपटने में और भी अधिक आत्मविश्वास मिला। दूसरे एल्डर को गोल्डन कोर मिडिल स्टेज में उनकी पदोन्नति पर बधाई। उन्होंने झुककर एक स्वर में बधाई दी। एल्डर यिन ने अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें ऊपर उठा लिया। पिताजी, बगल से एक सुंदर आकृति बाहर आई। यिन शिलान ने अपने पिता को, जिन्हें उसने लगभग 3 सालों से नहीं देखा था, देखकर धीरे से पुकारा। लान एर अब बड़ी हो गई है और एक बड़ी लड़की बन गई है। एल्डर यिन के सुंदर चेहरे पर एक पिता जैसी गर्मजोशी फैल गई जब उन्होंने यिन शिलान को देखकर मुस्कुराया। लान एर ने तुम्हें बहुत याद किया है। जैसे ही यिन शिलान ने कहा, किसी कारण से उसकी आंखों में शिकायत के आंसू आ गए। बड़े यिन, जो अत्यंत संवेदनशील थे, अपनी बेटी यिन शिलान की शिकायत भाप गए। हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, फिर भी उनकी नजरें बगल में बैठे यू संप्रदाय के नेता पर टिक गईं। उस नजर ने स्पष्ट रूप से यू संप्रदाय के नेता से स्पष्टीकरण की मांग की। दूसरे एल्डर, कुछ समय पहले नव पदोन्नत इंटरमीडिएट एरे मास्टर ली शिमिन की जनरल पीक पर हत्या कर दी गई थी। शायद कनिष्ठ बहन को लगा होगा कि मैंने इसे अनुचित तरीके से संभाला और इसी वजह से उन्हें कुछ कष्ट हुआ होगा। यू संप्रदाय के नेता ने झुककर बोलने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई। जियाओ यू, तुम देखने में तो बहुत हटे कट्टे लगते हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा साजिश रच रहे हो। गोल्डन कोर तक पहुंचने की तुम्हारी संभावनाएं बहुत कम है। एल्डर यिन ने साफ साफ कहा। फिर वह अपने बगल में बैठी यिन शिलान की ओर मुड़ा, जो अपने आंसू पोंछ रही थी, और बोला, परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मैं पिताजी को देखकर बहुत खुश हूँ। यिन शिलान को यह स्वीकार करने में शर्म आ रही थी कि वह ली शिमिंग की वजह से रोई थी। उसने अपना सिर नीचे किया और बुदबुदाई। एल्डर यिन ने हंसते हुए कहा, यह जानते हुए कि उनकी धारणा गलत नहीं थी। चूंकि यह संप्रदाय गठन का मुख्य स्थान था, इसलिए अपने हाथ की एक लहर से उन्होंने अभिलेख से ली शिमिंग की हत्या की घटना के बारे में डेटा तुरंत प्राप्त कर लिया। कुछ देर तक अपने हाथ में रखे जेड स्क्रॉल को देखने के बाद उसके चेहरे पर न तो खुशी दिखी और न ही दुख, लेकिन उसके बालों का हल्का सा फड़कना वहां मौजूद साधकों को यह बता रहा था कि वह अंदर से शांत नहीं है। बहुत अच्छा, पवित्र बर्फ संप्रदाय ने हमारे संप्रदाय में घुसने की हिम्मत भी की। आंतरिक मुद्दों पर बात करने से पहले मैं इस बारे में ओल्ड मॉन्स्टर बेली से बात करूंगा। एल्डर यिन ने जेड स्क्रॉल नीचे रख दिया, गुस्से में नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए धीरे से बोला। उस समय वहां उपस्थित 2 गोल्डन कोर साधकों सहित किसी भी साधक ने कुछ नहीं कहा। एल्डर यिन ने संप्रदाय संरचना में हेरफेर किया और उसके सामने एक जल पर्दा प्रकट हुआ। एक क्षण प्रतीक्षा करने के बाद एल्डर बेली की आकृति जल पर्दे पर प्रकट हुई। महाद्वीप के सभी प्रमुख संप्रदायों के पास प्रत्यक्ष संचार के तरीके हैं, लेकिन ये तरीके जनता के लिए खुले नहीं है, क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए उनके संबंधित संप्रदाय संरचनाओं और कई रिले संरचनाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। संचार के चैनल बहुत सीमित हैं, जिससे एक साथ आदान प्रदान में केवल कुछ ही लोग शामिल हो पाते हैं। प्रमुख संप्रदायों के बीच संचार के इस माध्यम का उपयोग उच्च वर्ग द्वारा महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिए किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ली शिमिंग और रेन फेय ने एक संचार टोकन का उपयोग किया जो सीधे स्वर्गीय सागर संप्रदाय और जुवानमिंग संप्रदाय के संचार से जुड़ा था। यह एक ऐसा साहसिक कार्य था जिसे केवल रेन फेय ही करने का साहस कर सकता था। एल्डर बेली को जल स्क्रीन पर देखकर एल्डर यिन पहले तो दंग रह गए, क्योंकि एल्डर बेली थके हुए लग रहे थे और उनमें वह चमक नहीं थी जो पिछली मुलाकात में थी। स्वर्ण कोर साधकों के शरीर लगभग ठोस हो चुके थे और जब तक वे अपनी जीवन सीमा तक नहीं पहुंच गए थे, उनकी सारी जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा स्वर्ण कोर में ही केंद्रित थी। उनका क्षीण दिखना दुर्लभ था। केवल एक ही संभावना थी कि एल्डर बेली को चोटें लगी थीं, जिसके कारण वे इतने थके हुए दिखाई दे रहे थे। बूढ़े राक्षस बेली, उस व्यक्ति को मुझे सौंप दो जिसने हमारे संप्रदाय के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया है, या मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे मांग करने के लिए पवित्र बर्फ संप्रदाय के पास जाऊंगा।
एल्डर येन ने शांति से कहा। यह एल्डर बेली को बहुत अधिक सम्मान देने का उनका प्रयास था तथा यह मामला शांत करने का भी एक इशारा था। वह जानता था कि एल्डर बेली वह व्यक्ति नहीं था जिसने इसे भड़काया था, अन्यथा उसने एल्डर बेली से तुरंत संपर्क नहीं किया होता। अप्रत्याशित रूप से एल्डर बेली की प्रतिक्रिया एल्डर येन की तुलना में बहुत बड़ी थी और वह लगभग उछलकर गाली देने के कगार पर थे। उनमें एक गोल्डन कोर साधक से अपेक्षित संयम का पूर्ण अभाव था। बूढ़े राक्षस येन, मैं तो बस तुम्हारे दामाद से बदला लेना चाहता था। तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत ही शर्मनाक हो। दुष्ट एल्डर रेन ने मेरे लिए एक जाल बिछाया जिससे मुझे एक कीमती कलाकृति गंवानी पड़ी और गंभीर चोटें आई और मेरे प्रत्यक्ष शिष्य को भी मौके पर ही मार डाला। मुझे थोड़ा सा बदला लेने में क्या हर्ज है? एल्डर बेली की आवाज इतनी तेज थी कि पानी की परत के पार भी उनका जबरदस्त क्रोध महसूस किया जा सकता था। एल्डर बेली को यह नहीं पता था कि स्वर्गीय सागर संप्रदाय के पक्ष में केवल एल्डर येन ही मौजूद नहीं थे, बल्कि संप्रदाय का पूरा उच्च वर्ग भी मौजूद था। एल्डर क्वान और एल्डर शेंग दोनों ने एल्डर येन को प्रशंसा से देखा और फाउंडेशन स्थापना के अन्य वरिष्ठ सदस्यों की आंखें भी छोटे सितारों से चमक उठी। एल्डर येन स्वयं कुछ हैरान थे, क्या उनकी पत्नी इतनी उग्र थी? यद्यपि उसकी पत्नी शक्तिशाली थी और उसके पास अनेक विधियां थीं, फिर भी वह एल्डर बेली की शक्ति वाले गोल्डन कोर साधक के विरुद्ध बहुत आश्वस्त नहीं थी। लेकिन एल्डर बेली जादुई कलाकृति खोने के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे, जो किसी भी गोल्डन कोर साधक के लिए एक गंभीर झटका था। जहां तक प्रत्यक्ष शिष्यत्व का प्रश्न है, इसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। यदि ली शिमिंग यहाँ होते तो वे समझ सकते थे कि पवित्र बर्फ संप्रदाय के एक फाउंडेशन स्थापना साधक को फंसाने के बजाय एल्डर बेली, एक गोल्डन कोर साधक को क्यों फंसाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एल्डर बेली को जल्दबाजी में पीछे हटना पड़ा था। भले ही एक जादुई कलाकृति नष्ट हो गई थी, फिर भी एल्डर बेली में उस समय लड़ने की ताकत थी। लेकिन एल्डर बेली ने स्थिति को दुष्ट एल्डर रेन द्वारा उसके लिए बिछाया गया जाल समझा था और कलाकृति के विनाश और उसके शरीर पर हुए आघात के बाद उसने तुरंत भागने का निर्णय लिया। गोल्डन कोर साधक के अलावा कोई भी एल्डर बेली को दोष नहीं दे सकता जो इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की विधि दुष्ट एल्डर रेन की आदतों के अनुरूप थी। यह एक अजीब, अचानक और प्रभावी हमला था। उस समय यदि एल्डर बेली वहीं रुक जाता तो दुष्ट एल्डर रेन उससे भिड़ सकता था, जिससे संभवतः उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती। इस प्रकार उन्होंने रक्त पलायन का प्रयोग किया, जो उनके शरीर के लिए बहुत कष्टकारी तकनीक थी, और हजारों मील दूर भागकर संप्रदाय में वापस आ गए, जिससे उनकी चोटें सामान्य आघात से बढ़कर गंभीर हो गईं। जैसा कि एल्डर बेली ने कहा था, इतना नुकसान झेलने के बाद थोड़ा सा बदला लेने में क्या बुराई है? दामाद जी, एल्डर येन एल्डर बेली पर हमले की बात से अचानक बाहर आ गया। उसने एल्डर बेली द्वारा बताए गए एक अन्य मुद्दे के बारे में सोचा और अनजाने में अपना सिर येन शिलान की ओर घुमा लिया। येन शिलान ने स्वाभाविक रूप से दामाद शब्द सुना और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया तथा उसने अपना सिर और नीचे कर लिया। एल्डर येन के दिल में एक दर्द की लहर दौड़ गई। उनकी सबसे अच्छी व्यवहार वाली बेटी के दिल में पहले से ही कोई था। हालांकि ये याद करते हुए कि वह अभी भी एल्डर बेली के साथ बातचीत कर रहा था, उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया। वैसे मैंने आपको ये बताने के लिए संपर्क किया था कि मैं गोल्डन कोर मिडिल स्टेज में आगे बढ़ चुका हूं और मैं आपके साथ आपके बदले के मामले पर चर्चा करने के लिए समय निकालूंगा। एल्डर येन ने एल्डर बेली से गहरी आवाज में कहा। पानी की स्क्रीन एक क्षण के लिए भी नहीं रुकी, उसके बाद वह डिस्कनेक्ट हो गई। एल्डर येन को अभी भी एल्डर बेली के अप्रसन्न चेहरे की झलक दिखी जब पानी की स्क्रीन गायब हो गई। शिखर गुरु झाओ की मनोदशा जटिल थी। उन्होंने हमेशा यह माना था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि शिखर गुरु के रूप में अपने शिखर के साधकों की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। फिर भी एल्डर बेली द्वारा ली शिमिंग को दामाद कहने और येन शिलान की शर्मीली प्रतिक्रिया को देखने पर उन्हें समझ में आया। उसने अपना सिर घुमाकर यू संप्रदाय के नेता की ओर देखा और उसके सीधे चेहरे पर उसे धूर्तता और चालाकी का आभास हुआ। यू संप्रदाय के नेता को स्पष्ट रूप से ली शिमिंग और येन शिलान के बीच के रिश्ते के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने उसे सूचित नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वे उसके इस गड्ढे में गिरने का इंतजार कर रहे थे। जियाओ झाओ, मैं तुमसे बहुत असंतुष्ट हूँ। तुम इस मामले को फिर से संभालोगे। अगर संप्रदाय के साथ विश्वासघात करने का कृत्य भी माफ किया जा सकता है, तो आकाश सागर संप्रदाय क्या बन गया है? एल्डर येन ने शिखर गुरु झाओ की ओर देखा और शांति से निर्देश दिया। हाँ, मैंने इस मामले को गलत तरीके से निपटाया है और मैं इसे निश्चित रूप से सुधारूंगा। पीक मास्टर झाओ ने बिना किसी आपत्ति के बार बार वादा किया। बस इतना ही, जूनियर क्वान, जूनियर सिस्टर शेंग, चलो कल ठीक से मिलते हैं। एल्डर येन ने कुछ और नहीं कहा और मेहमानों को बाहर जाने दिया। दो स्वर्ण कोर साधक और विभिन्न उच्च स्तरीय फाउंडेशन स्थापना साधक समझ गए कि एल्डर येन अपनी बेटी से बात करना चाहते थे, इसलिए वे मुस्कुराते हुए चले गए। गुफा के सामने सिर्फ एल्डर येन और येन शिलान ही बचे थे। येन शिलान भी वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की नजरें पाकर उसे अंदाजा हो गया कि आज वह बच नहीं सकती। लान प्र, बूढ़े राक्षस बेली ने जो कहा वह सच है ना? तुम्हारी उम्र के किसी व्यक्ति का कोई प्रिय होना स्वाभाविक है। मैं बस खुद देखना चाहता हूँ कि इस युवक का चरित्र कैसा है, क्या वह मेरी प्यारी बेटी के लायक है? एल्डर येन ने धीरे से कहा। येन शिलान को यह सुनकर लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह उस समय से अलग था जब उसकी मां ने उसे ली शिमिंग के बारे में धोखा दिया था। शब्द अलग थे, लेकिन लहजा आश्चर्यजनक रूप से समान था। नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं।
उसने धीरे से कहा। एल्डर यीन के कानों में यह बात कहने के समान थी कि हाँ, हम गहराई से प्यार में हैं। प्रभावी रूप से वही बात थी। हालांकि वह अभी अभी एकांतवास से बाहर आया था, फिर भी वह अपनी बेटी को कैसे नहीं समझ पाया जो बचपन से उसके साथ थी। उनकी बेटी स्वर्गीय सागर संप्रदाय में पैदा हुई थी, जहां वे उसके जन्म से ही स्वर्णिम कोर साधक थे। अपनी बहन के अलावा उसकी उम्र का कोई दोस्त नहीं था। उसके आसपास के सभी लोग धर्मनिरपेक्ष दुनिया में उसके दादा हो सकते थे। बचपन से ही बेहद बुद्धिमान, 12 साल की उम्र में उसकी जांच की गई और उसमें स्वर्गीय आत्मा की जड़ पाई गई। उसकी इस बुद्धिमत्ता और प्रतिभा के साथ साथ उसकी रचनाओं में निपुणता के कारण उसे अपनी उम्र के दोस्त नहीं मिल पाए। स्वर्गीय आत्मा मूल वाले संप्रदाय के साधकों, लेकिन संरचनाओं के लिए कोई प्रतिभा नहीं होने के कारण यिन शिलान के साथ कोई सामान्य आधार नहीं मिला। यिन शिलान स्वभाव से शर्मीली थी, बातचीत के विषय के बिना संवाद असंभव था। कुछ दिनों में मैं तुम्हारे साथ फेयर से मिलने जाऊंगा। एल्डर यिन ने विषय बदल दिया। यह देखकर कि उसके पिता ने पूछताछ जारी नहीं रखी, यिन शिलान ने राहत की सांस ली और सहमति में सिर हिलाया। जनरल पीक पर वापस लौटने पर पीक मास्टर झाओ ने सबसे पहले यून के ट्रेडिंग हाउस के सभी प्रमुख कर्मियों को कैद कर लिया और यून परिवार से एक अन्य फाउंडेशन स्थापना कल्टीवेटर यून सोन को बुलाया। मैंने पीक मास्टर को देखा है। यून के ट्रेडिंग हाउस की फिर से जांच की जा रही है। इस बारे में पहले से ही सूचित होने के कारण यून सोंग ने कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि तुरंत पीक मास्टर के स्थान की ओर दौड़ पड़ा। यून सोंग ने कभी भी यून के ट्रेडिंग हाउस के मामलों में खुद को शामिल नहीं किया, क्योंकि उनमें खेती के प्रति असाधारण जुनून था। यून परिवार से मिलने वाले वजीफे के अलावा उनका उनसे कोई खास लेना देना नहीं था। यून सोंग, तुम ली शिमिंग को ढूंढने के लिए जनरल पीक का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। यून ट्रेडिंग हाउस की सारी संपत्तियां अब जब्त कर ली गई हैं। तुम अपनी इच्छानुसार उन तक पहुंच सकते हो। मेरा एकमात्र अनुरोध है कि तुम ली शिमिंग की क्षमा प्राप्त करने का कोई रास्ता खोजो। इसके अलावा यून गैंग अनिश्चित काल तक स्वर्गीय सागर की सीमाओं पर रहेगा और यून ट्रेडिंग हाउस के सभी मध्यम और उच्च स्तर के कर्मचारियों को संप्रदाय के गद्दार माना जाएगा। पीक मास्टर झाओ ने गंभीरता से घोषणा की। अचानक जानकारी की अधिकता से यून सोंग हतप्रभ रह गया। उसे स्थिति को समझने में कुछ समय लगा। सबसे पहले यून परिवार का अंत हो चुका था। पिछली घटना को पीक मास्टर झाओ ने दबा दिया था, जिससे उसके दुष्परिणामों को टाला जा सका। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यून परिवार के सभी कुलीन लोगों पर विश्वासघात का कलंक लगेगा, एक गंभीर आरोप, और कम से कम उनकी साधनाएं अपंग हो जाएंगी। दूसरा, पीक मास्टर झाओ डर गए थे। ली शिमिंग की पृष्ठभूमि कल्पना से परे थी, जिससे पीक मास्टर झाओ को पीछे हटने के लिए प्रेरित किया गया। एल्डर यिन के एकांतवास छोड़ने की आज की प्रमुख घटना को देखते हुए यून सोंग ये कैसे नहीं समझ सका कि ली शिमिंग और एल्डर यिन के बीच कोई संबंध था। मैं पीक मास्टर की आज्ञा का पालन करूंगा और इसे संभालूंगा, यून सोंग ने झुककर उत्तर दिया, फिर तुरंत जाने के लिए मुड़ गया। रुको, इस तरह तो तुम शायद ली शिमिंग से नहीं मिल पाओगे। संप्रदाय के नेता को ढूंढो ताकि वह किसी को तुम्हें ली शिमिंग के पास लाने का इंतजाम कर सके। शिखर गुरु झाओ को कुछ याद आया और उन्होंने हाथ हिलाते हुए निर्देश दिया। ईगल बीक द्वीप पर रहने वाले ली शिमिंग संप्रदाय में होने वाली प्रमुख घटनाओं से अनभिज्ञ थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय IBM 15 में संरचनाओं के ज्ञान को अपलोड करने में बिताया। एक इंटरमीडिएट एरे मास्टर इंटरमीडिएट स्तर से नीचे की संरचनाओं का ज्ञान मुफ्त में प्राप्त कर सकता था। यह एक विशाल ज्ञान प्रणाली थी, जहां सामान्यतः एक सरणी मास्टर एक विशेषज्ञता का चयन करता था, जबकि अन्य क्षेत्रों पर केवल ध्यान केंद्रित करता था। इस प्रकार एरे मास्टर्स अध्ययन के लिए इस विशाल प्रणाली से उपयोगी ज्ञान का चयन करेंगे, लेकिन ली शिमिंग अलग थे। उनका उद्देश्य इस ज्ञान को IBM 15 में अपलोड करना था। एक बार जब IBM 15 इस ज्ञान का गहन विश्लेषण कर लेगा, तो वह उसके साथ सीखने के परिणाम साझा करेगा। उसने सबसे लंबा हिस्सा छोड़ दिया। दूसरे एरे मास्टर्स को जो सीखने में 10 साल लगते थे, वह उसे कुछ ही मिनटों में सीख गया। यद्यपि उसने संप्रदाय से संबंधित होने की भावना कुछ हद तक खो दी थी और उसने 2000 आत्मा पत्थरों और निर्माण संसाधनों पर भी सक्रिय रूप से दावा नहीं किया था, फिर भी उसने निर्माणों के ज्ञान को नहीं छोड़ा। 2000 आत्मिक पत्थरों और निर्माण संसाधनों पर दावा न करना संप्रदाय के प्रति अपना रुख दिखाने का उनका तरीका था। यदि उनकी हत्या लगभग होने वाली थी और संप्रदाय ने स्थिति को उचित ढंग से नहीं संभाला था, तो यह बात झूठी प्रतीत होगी यदि उन्होंने कुछ धैर्य नहीं दिखाया। यह संप्रदाय के भीतर अपनी गतिविधियों को कम करने और अपनी ऊर्जा को साधना और सीखने में लगाने का एक उत्कृष्ट अवसर था। उसे गहराई से एहसास था कि शक्ति ही सब कुछ है। चाहे वह एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर बने या उच्च स्तरीय एरे मास्टर, उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। यह बहुत दिलचस्प है। जब वह संरचनाओं के ज्ञान को एकीकृत कर रहा था, तो उसे ज्ञान के भीतर एक ऐसा अंश मिला जिसने उसे खुद से बात करने पर मजबूर कर दिया। संरचनाएं और तारे आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। कई संरचनाएं तारों के अनुसार व्यवस्थित होती हैं। इस विशेष अंश में 33 स्वर्गों के बारे में वर्णन था। 3000 झांक से ऊपर को एक परत वाला स्वर्ग माना जाता है। इसके बाद प्रत्येक अंतराल अगली परत को चिन्हित करता है, जिसमें भयंकर हवाएं प्रत्येक को अलग करती हैं। ये हवाएं साधकों के शरीर के लिए खतरा पैदा करती हैं और आध्यात्मिक शक्ति इन हवाओं द्वारा आसानी से बिखर सकती है। पाठ में 33 स्वर्गों का वर्णन बहुत कम है, केवल अवधारणा और भयंकर हवाओं का ही उल्लेख है। यह मूलतः ली शिमिंग के पिछले जीवन के आकाश संबंधी सिद्धांतों का खंडन करता था तथा उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण योजना से जुड़ा हुआ था। लगता है मुझे 33 स्वर्गों के बारे में कुछ जानकारी ढूंढने की जरूरत है।
ली शिमिंग ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह मदद नहीं मांगना चाहता था, लेकिन 33 वर्गों के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसे जूनियर मास्टर झुगे से परामर्श करने की आवश्यकता थी। IBM 15 ने चेतावनी जारी की और निगरानी के माध्यम से ली शिमिंग ने ईगल बीक द्वीप के बाहर 2 साधकों को देखा। उनमें से एक कानून प्रवर्तन हॉल से डीकन जू था और दूसरा एक अजनबी था। जैसे ही ली शिमिंग उलझन में पड़े, डीकन जू ने व्यू में प्रकाश की एक किरण भेजी। ली शिमिंग की आकृति अपने गुफा निवास में लौट आए। उसने अनायास ही डीकन जू द्वारा एरे के माध्यम से भेजा गया निमंत्रण पत्र उठा लिया, जो एक बहुत ही औपचारिक यात्रा का संकेत था। उन्होंने छोटे पर्वतीय सुरक्षा व्यूह को सक्रिय किया, जिससे दोनों साधक ईगल बीक द्वीप में प्रवेश कर सके और फिर अपने गुफा आवास के सामने आ गए। श्री ली, संप्रदाय प्रमुख की आज्ञा से मैं युन सोन को आपके पास लाया हूँ। उपयाजक जू ली शिमिंग को देखकर क्षण भर के लिए हिचकिचाया कि उसे कैसे संबोधित किया जाए। अंततः उसने साधना जगत से एक शब्द का प्रयोग किया जिसके लिए पद की आवश्यकता नहीं थी। स्वयं एक फाउंडेशन स्थापना साधक होने के नाते उनके लिए ली शिमिंग को उनके नाम से या कनिष्ठ भतीजे के रूप में बुलाना सामान्य बात थी। लेकिन मुद्दा ये था कि उन्होंने संप्रदाय के नेता से आज के मामलों के बारे में सीखा था। यदि ली शिमिंग वास्तव में एल्डरियन के दामाद थे, तो संप्रदाय के नेता को भी ली शिमिंग को कनिष्ठ भाई कहना शुरू करना होगा। ली शिमिंग ने डीकन जू के संबोधन पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें चिंता थी तो उनके साथ आए फाउंडेशन स्थापना साधक युन सोन की। क्या युन साधक उस युन परिवार से संबंधित है? उसने ठंडे स्वर में पूछा, उसके चेहरे पर अस्वीकारात्मक भाव था। श्री ली, कृपया मुझे पहले बोलने की अनुमति दें, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आया हूँ, युन सोंग ने जल्दी से कहा। श्री ली, संप्रदाय के नेता ने निर्णय आप पर छोड़ दिया है, डीकन जू ने बगल से कहा। मेरे और युन परिवार के बीच चर्चा के लिए क्या बचा है? ली शिमिंग ने संरचना में हेरफेर करते हुए गंभीर स्वर में पूछा। एक बार पहले भी उसे धोखा दिया गया था और युन परिवार के युन गिरोह द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में वह लगभग मारा ही गया था। हालांकि यहाँ की संरचना संप्रदाय की संरचना जितनी मजबूत नहीं थी, फिर भी वह हमलावरों को इतनी देर तक रोके रख सकती थी कि वह अपनी गुफा में वापस जा सके। मैं युन परिवार की ओर से क्षमा मांगने आया हूँ। युन गैंग, जिसने आप पर हमला किया था, युद्ध में मारे जाने तक स्वर्गीय सागर की अग्रिम पंक्ति में रहेगा। युन के व्यापारिक घराने के सभी मध्यम और उससे ऊपर के अधिकारियों को दलबदलू माना जाएगा और उन्हें तदनुसार दंडित किया जाएगा। यह मुआवजा, जो शिखर गुरु झाओ और युन परिवार द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया है, आपकी क्षमा की आशा करता है, युन सोंग ने विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए कहा। बोलते हुए उन्होंने अपने हाथों में एक बक्सा पकड़ा और उसे ली शिमिंग को दे दिया। ली शिमिंग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि 1 महीने के बाद स्थिति इतनी तेजी से बदल जाएगी। वह मामला, जिसे संप्रदाय के नेता ने भी संभाले जाने से परे बताया था, अचानक कैसे बदल सकता है। फिर भी यह अच्छी खबर थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे युन परिवार से प्रतिशोध की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जहां तक युन सोन की बात है, तो कानून प्रवर्तन हॉल से डीकन जू की उपस्थिति ने इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर दी। ली शिमिंग ने बॉक्स स्वीकार कर लिया, जो छोटा था लेकिन उसके हाथों में भारी था। उन्होंने बॉक्स खोला और उसके अंदर 2 चीजें देखी। एक तो एक परिचित जेड की बोतल थी, जिस प्रकार की बोतल का उपयोग संप्रदाय फाउंडेशन स्थापना गोलियों को संग्रहित करने के लिए करता था। यदि युन सोंग धोखेबाज नहीं होता, तो उस जेड बोतल में फाउंडेशन स्थापना गोली के अलावा और कुछ नहीं होता। एक अन्य वस्तु एक जादुई कलाकृति थी, जो व्यक्तिगत कवच का एक दुर्लभ टुकड़ा था। ली शिमिंग ने अपनी उंगली से व्यक्तिगत कवच को छुआ और अचानक चौंक गए। यह एक सुपर ग्रेड जादुई कलाकृति थी। उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियों की अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति खपत के बारे में उनकी शिकायतों के बावजूद, जो उन्हें उनकी ताकत के कारण उनकी पूरी शक्ति को उन्मुक्त करने से रोकती थी। एक सुपर ग्रेड जादुई कलाकृति अभी भी सुपर ग्रेड है और एक सामान्य साधक इसे प्राप्त करके फाउंडेशन स्थापना चरण तक इसका उपयोग कर सकता है। वर्तमान में संप्रदाय के कई आधार स्थापना साधक भी उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियों का उपयोग कर रहे हैं, तथा संप्रदाय के आधार स्थापना साधकों के लिए आध्यात्मिक कलाकृतियां उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि संप्रदाय के क्यूई शोधन साधकों के लिए उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियां महत्वपूर्ण हैं। हिडन ड्रैगन ट्रेडिंग हाउस ने एक बार रक्षात्मक उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियों की नीलामी की थी, जिसकी कीमत 3 लाख से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स और एक फाउंडेशन स्थापना गोली थी। यह मुआवजा पैकेज पिछले 1.5 लाख स्पिरिट स्टोन से कहीं ज्यादा मजबूत था और ज्यादा ईमानदार भी था। मुझे संप्रदाय के निर्णय और कानून प्रवर्तन हॉल पर भरोसा है। ली शिमिंग ने लापरवाही से बॉक्स को एक तरफ रख दिया और युन सोंग से कहा। युन सोंग के चेहरे पर राहत की झलक दिखी, क्योंकि अब उसका काम अंततः पूरा हो गया था। इन दोनों को मुआवजा देने के लिए युन परिवार ने भारी कीमत चुकाई थी। जब तक श्रीली संतुष्ट है, हम आगे कोई दबाव नहीं डालेंगे। डीकन जू ने यह देखकर कि मामला सुलझ गया है, मुस्कुराते हुए जाने का सुझाव दिया। ली शिमिंग ने 2 फाउंडेशन स्थापना साधकों को फॉर्मेशन से बाहर आते देखा और अपने आध्यात्मिक विचार के साथ जेड बोतल की सामग्री का पता लगाने के लिए बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे पुष्टि हुई कि इसमें वास्तव में एक फाउंडेशन स्थापना गोली थी। आप उसे उत्सुक होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, उसके पास पहले से ही 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां थीं, और इस एक के साथ ये संख्या 3 हो गई। 3 फाउंडेशन स्थापना गोलियां सैद्धांतिक रूप से फाउंडेशन स्थापना चरण में आगे बढ़ने के लिए 3 आत्मा जड़ बीजों के लिए न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करती थी। साथ ही उन्हें आदिम यांग संविधान का लाभ था। साथ ही इन शिलान द्वारा दी गई शीर्ष ग्रेड प्रथम ग्रेड ब्रेकिंग रियल गोली भी थी।
ऐसे संसाधनों के साथ वह सफलता का प्रयास करने का साहस करेगा, भले ही वह क्यूई शोधन के 9वें स्तर तक पहुंच जाए। क्यूई शोधन के 5वें स्तर की शक्ति वाले एक साधक के लिए आधार स्थापना चरण में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सभी संसाधनों को इकट्ठा करना और साथ ही एक विनम्र पृष्ठभूमि से आना संभवतः केवल वही था। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रभावशाली पृष्ठभूमि वाले उन उच्च स्तरीय साधकों को भी, जब वे ची शोधन के 5वें स्तर पर थे, उनके वरिष्ठ उन्हें आधार स्थापना गोली जैसी कोई वस्तु नहीं देते थे। बहुत अच्छा महसूस करते हुए उन्होंने जूनियर मास्टर झूगे से मार्गदर्शन लेने के बारे में सोचा और इसलिए उन्होंने जेड फ्लाइंग बोट निकाली और संप्रदाय की ओर चल पड़े। स्पिरिट मैकेनिज्म पवेलियन में ली शिमिंग को यह नहीं पता था कि 3 उच्च स्तरीय एरे मास्टर्स को कैसे नियुक्त किया गया था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में जब भी उन्होंने दौरा किया तो जूनियर मास्टर झूगे ही मौजूद थे। ली शिमिंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या जनरल पीक ने तुम्हें ढूंढा था? जूनियर मास्टर झूगे ने मुस्कुराते हुए पूछा। ली शिमिंग अपने आप को अंदर ही अंदर आह भरने से नहीं रोक सके, क्योंकि उन्हें एहसास था कि संप्रदाय के भीतर वास्तव में कुछ भी गुप्त नहीं रखा जा सकता। जूनियर मास्टर झूगे को पहले से ही उस घटना के बारे में पता था जो अभी अभी घटी थी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद जूनियर मास्टर। उन्होंने ईमानदारी से धन्यवाद दिया। वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट था कि जूनियर मास्टर झूगे ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, यहाँ तक कि उसका समर्थन करने के लिए उसने जनरल पीक से भी संपर्क किया। ठीक है, तो आगे बढ़ो और अपने स्पिरिट स्टोन और अन्य निर्माण संसाधन बाद में इकट्ठा कर लो। संप्रदाय बड़ा है और समस्याएं तो होंगी ही। भविष्य में जब तुम पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाओगे तो तुम जो चाहो बदल सकते हो। जूनियर मास्टर झूगे ने बोलते हुए हाथ हिलाया। मैं आपकी सलाह मानूंगा जूनियर मास्टर। ली शिमिंग ने इस मामले पर और कुछ नहीं कहा और सिर झुकाकर जवाब दिया। लेकिन पिछले मुद्दों के कारण संप्रदाय के साथ उत्पन्न दरार से उनका दिल आसानी से नहीं भर पाया। उन्होंने संप्रदाय के मामलों में स्वयं को बहुत अधिक शामिल करने के विचार को भी समाप्त कर दिया। जैसा कि जूनियर मास्टर झूगे ने कहा था, संप्रदाय बड़ा था और वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें परेशानी पसंद नहीं थी। वह अन्याय होने पर सीधे बदला लेना पसंद करते थे। संप्रदाय के भीतर जब उन पर हत्या के प्रयास किए गए तो वे स्वयं कार्रवाई नहीं कर सके और उन्हें संप्रदाय द्वारा इस मामले को संभालने का इंतजार करना पड़ा। पवित्र बर्फ संप्रदाय के साथ उसके संघर्ष को देखें, उन्होंने उसे कई बार परेशान किया था और उसने हमेशा सबसे दृढ़ तरीके से जवाब दिया। जूनियर मास्टर, मैं इस बार आपका मार्गदर्शन मांगने आया हूँ। ली शिमिंग ने झुककर कहा। जब से तुमने फॉर्मेशन सीखना शुरू किया है तुम मेरे पास नहीं आए। फॉर्मेशन की पढ़ाई के लिए आदान प्रदान की जरूरत होती है। हालांकि मेरा मार्गदर्शन तुम्हें ज्यादा नहीं मिलेगा, फिर भी इससे तुम्हें फायदा होगा। जूनियर मास्टर जुगे ने ली शिमिंग की ओर इशारा करते हुए जोर से हंसते हुए कहा। वह बहुत अच्छे मूड में थे क्योंकि एल्डर येन एकांतवास से बाहर आ गए थे और उन्होंने 1 महीने पहले हुई घटना को सुलझा लिया था तथा ली शिमिंग की चिंताओं को उजागर कर दिया था। दूसरा, ये तथ्य कि ली शिमिंग मार्गदर्शन लेने आए थे, उनकी नजर में एक प्रकार की अभिव्यक्ति थी जो संप्रदाय के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती थी। ली शिमिंग को कुछ अजीब सा लगा। उसे एहसास हुआ कि जूनियर मास्टर जुगे ने गलतफहमी जताई है। वह वहां फॉर्मेशन की समस्याओं के बारे में पूछने नहीं आया था। हालांकि आगे विचार करने पर पता चला कि 33 स्वर्गों का संरचनाओं से कुछ संबंध था। जूनियर मास्टर तियानगंग बे-दो संरचना की व्याख्या करते हुए मुझे 33 स्वर्गों का वर्णन मिला। मैं 33 स्वर्गों के बारे में और जानना चाहता हूँ, ली शिमिंग ने पूछा। 33 स्वर्ग, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जूनियर मास्टर झूगे थोड़ा चौंके, फिर एक पल बाद बोले, 33 स्वर्ग से 3000 झांग ऊपर स्थित है। सामान्य उड़ने वाली नावें उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती। वहां एक प्रचंड हवा है जो सारे जीवन को नष्ट कर सकती है, आत्माओं को बुझा सकती है। तो कोई भी साधक वहां ऊपर नहीं जा सकता। ली शिमिंग को अभी भी समझ नहीं आया और उसने पूछा। निस्संदेह ऐसे साधक हैं जो आरोहण कर सकते हैं। स्वर्ण मूल साधक 33 स्वर्गों की पहली कुछ परतों तक पहुंच सकते हैं। कितने तक पहुंच सकते हैं, यह विशेष रूप से स्वर्ण मूल साधक की व्यक्तिगत शक्ति पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि शक्तिशाली प्राणी अपने प्रत्येक प्रहार से स्वर्ग और पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं। पृथ्वी को अधिक क्षति पहुंचाए बिना स्वतंत्र रूप से युद्ध में संलग्न होने के लिए ऐसे शक्तिशाली प्राणी युद्ध के लिए 33 स्वर्गों में प्रवेश करना चुनते हैं। 33 स्वर्गों की प्रचंड हवा उमड़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर सकती है। 33 स्वर्गों के कारण ही यह भूमि पूर्ण विनाश से सुरक्षित है। कनिष्ठ मास्टर झूगे ने ये समझाया और अपने हाथ फैलाकर संकेत दिया कि बस इतना ही। ली शिमिंग के दिल में अभी भी कई संदेह थे, लेकिन जूनियर मास्टर झूगे आगे चर्चा नहीं करना चाहते थे और उनके पास इसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 33 स्वर्ग अभी भी तुम्हारे लिए बहुत दूर हैं। तुम्हें इन बातों पर गोल्डन कोर चरण तक पहुंचने के बाद ही विचार करना होगा। जूनियर मास्टर झूगे ने चेतावनी दी। उन्हें चिंता थी कि कहीं वह इस पहलू पर ज्यादा ध्यान न दे दें और अंत में उन्हें सलाह देना न भूले। संप्रदाय से ईगल बीक द्वीप पर लौटने पर ली शिमिंग ने प्रयोग की तैयारी शुरू कर दी। येन शिलान ने संदेश भेजकर कहा कि वह कुछ दिनों तक उनसे संपर्क नहीं कर पाएंगी, जो उनकी अपनी तैयारियों के अनुकूल था। कई दिनों बाद ली शिमिंग जेड फ्लाइंग बोट पर सवार होकर आकाश की ओर उड़ गए। एक उड़ने वाली कलाकृति के रूप में उन्होंने पहले कभी जेड फ्लाइंग बोट की ऊंचाई पर विचार नहीं किया था। जब जेड फ्लाइंग बोट 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो वह आगे नहीं चढ़ सकी। ली शिमिंग के निरीक्षण के अनुसार ये नाव के निर्माण के दौरान निर्धारित ऊंचाई की सीमा थी।
3000 मीटर की ऊंचाई पर उसने अपने पंख फैलाए। सोल डिवाइस ब्लैक स्पैरो विंग। इसकी उड़ान की गति और आराम जेट फ्लाइंग बोट जितना अच्छा नहीं था, लेकिन उड़ान उसके नियंत्रण में थी और अन्य कारकों से प्रभावित नहीं थी। 3000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 0 डिग्री के करीब था, जिसका ली शिमिंग के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने अपने आध्यात्मिक विचारों को जारी करते हुए ब्लैक स्पैरो विंग को ऊपर की ओर बढ़ाया। ऊपर की स्थितियों के प्रति लगातार सतर्क रहे। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से 33 स्वर्ग 3000 झांक पर थे, लेकिन इसकी सटीकता की गारंटी कौन दे सकता था, क्योंकि इस दुनिया में दूरी मापना इतना सटीक नहीं था। 3000 झांक को मीटर में बदलने पर लगभग 10,000 मीटर हुआ। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा पतली होती गई, जिससे ब्लैक स्पैरो विंग के लिए उड़ना मुश्किल होता गया। ली शिमिंग के हाथ में एक साधारण बैरोमीटर था जो उनकी वर्तमान ऊंचाई माप सकता था। जब वह 9000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसने आगे चढ़ाई नहीं की। उसकी इंद्रियों ने उसे आने वाले खतरे के प्रति आगाह कर दिया था, और बैरोमीटर ने भी दिखा दिया था कि इस दुनिया में माप बहुत मानक नहीं थे। अपने निर्णय पर भरोसा करते हुए उन्होंने ब्लैक स्पैरो विंग का उपयोग मध्य हवा में मंडराने के लिए किया। उन्होंने मकड़ी के रेशम से बना एक गुब्बारा छोड़ा जो हाइड्रोजन से भरा था तथा नीचे से एक सीलबंद टोकरी लटका रहा था। टोकरी को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग में पहले से प्राप्त स्वर्ण पंख वाला भरिंग रखा था, जो एक आध्यात्मिक कीट था जो आध्यात्मिक वस्तुओं पर 33 स्वर्गों के प्रभावों का परीक्षण करने के लिए आदर्श था। दूसरे डिब्बे में एक छोटा चूहा रखा गया था जो सामान्य प्राणियों पर 33 स्वर्गों के प्रभाव का परीक्षण करता था। छोटे चूहे और सुनहरे पंखों वाले भरिंग दोनों को 1 घंटे के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति थी। सुनहरे पंखों वाले भरिंग का चयन इसलिए किया गया क्योंकि उसे कोई छोटा आत्मिक जानवर नहीं मिल सका था, इसलिए उसे इसके स्थान पर एक आध्यात्मिक कीट का उपयोग करना पड़ा। टोकरी में एक लोकेटर और एक जटिल नियंत्रण प्रणाली भी थी, जो एक अंतर्निहित चिप प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित होती थी। जब गुब्बारा एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाता, तो चिप स्वचालित रूप से गुब्बारे को नीचे गिरा देती, जिससे वह नीचे आ जाता ताकि ली शिमिंग उसे वापस ले सके। उसने गुब्बारे को उड़ा दिया और टोकरी को ऊपर की ओर ले गया। वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा। इतनी ऊंचाई पर न तो कोई साधक पास आता, न ही कोई साधक उसके प्रयोग में बाधा डालता। इसके अलावा उन्होंने संप्रदाय की 9 चोटियों से दूर एक उजाड़ क्षेत्र में एक स्थान चुना था। ये वापस आ गया है। ली शिमिंग के उपकरण को एक संकेत मिला और वह तेजी से उसके पीछे चला गया। गुब्बारा उस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर दूर था जहां उसने उसे छोड़ा था। सौभाग्य से वह अभी भी सिग्नल की सीमा के भीतर था, अन्यथा वह गुब्बारा खो देता। जबकि गुब्बारा अभी भी धीरे धीरे हवा में नीचे उतर रहा था, उसके आध्यात्मिक विचार ने पहले ही टोकरी के अंदर का निरीक्षण कर लिया था। छोटा चूहा तो सही सलामत था, लेकिन उसकी जान जा चुकी थी। उसमें अभी भी थोड़ी ऑक्सीजन बची हुई थी, इसलिए उसकी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। गोल्डन विंग बीटल की हालत और भी खराब थी। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी तेज चाकू से काटा गया हो। शरीर लगभग पूरी तरह से कटा हुआ था, केवल चिपचिपे ऊतक ही उसे एक साथ जुड़े हुए थे। जब ली शिमिंग ने अपने आध्यात्मिक विचार से थोड़ा सा बल लगाया, तो सुनहरे पंखों वाले भरिंग का शरीर अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। यह सुनकर उसकी सांस तेज हो गई। इस दुनिया का आसमान वाकई उसके पिछले जन्म के आसमान से अलग था। उसे थोड़ी घबराहट भी हुई। अगर उसने अपनी पिछली जिंदगी के आसमान के हिसाब से अपनी बड़ी योजना बनाई होती, तो शायद वह एक आत्मघाती मिशन होता। आकाश आध्यात्मिक शक्ति वाले प्राणियों के लिए अधिक खतरा उत्पन्न करता है, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सामान्य जीवन के प्रति दयालु है। छोटे चूहे की स्थिति जूनियर मास्टर झूगे द्वारा वर्णित आत्मा के बिखराव से मेल खाती हुई प्रतीत हुई, और गोल्डन विंग बीटल के साथ न केवल उसकी आत्मा बल्कि उसका शरीर भी बिखर गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि तेज हवाएं कितनी भयानक होती है, और ये दुनिया उनसे ढकी हुई है। ली शिमिंग नीचे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। पृथ्वी अभी भी वैसी ही थी, लेकिन अब उसे इस दुनिया के भौतिक नियमों के बारे में संदेह था। 33 स्वर्गों के अस्तित्व और खतरों की पुष्टि करने के बाद वह और अधिक देर तक नहीं रुका और नीचे की ओर उड़ चला। जब वह एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच गया, तो उसने जेट फ्लाइंग बोट पर स्विच किया और ईगल बीक द्वीप की दिशा में वापस लौट आया। ईगल बीक द्वीप के पास पहुंचकर ली शिमिंग ने एक छोटी सी आकृति को द्वीप के बाहर कागज की क्रेन के ऊपर खड़े होकर प्रतीक्षा करते देखा। फिए। ली शिमिंग ने उसे रेन फिए के रूप में पहचाना, जिसे उसने 1 साल से नहीं देखा था। उसे देखते ही रेन फेयर वाह कहकर फूट फूट कर रोने लगा। 1 वर्ष तक अपनी मां द्वारा कैद में रहने के कारण उनकी दैनिक दिनचर्या खेती बाड़ी थी। उनके रहने का एकमात्र स्थान एक गुफा में बना आवास, उसका चारों ओर का बगीचा और वह पर्वत शिखर था जहां बगीचा स्थित था। अपनी मां और कुछ नौकरानियों के अलावा उसने 1 साल से किसी और को नहीं देखा था। अपनी मां द्वारा प्रतिदिन साधना करने और विभिन्न गुप्त तकनीकों का अध्ययन करने के लिए मजबूर किए जाने के कारण उसे महसूस हुआ कि यह वर्ष विशेष रूप से कठिन रहा है। विशेषकर ली शिमिंग के बारे में सोचते हुए, फिर भी उससे संपर्क न कर पाने के कारण उसने महसूस किया कि वह उससे दूर होता जा रहा है। फेयर, रो मत, तुम पहले ही क्यूई शोधन की 8वीं परत तक पहुंच चुकी हो। तुम्हारी साधना की गति वास्तव में प्रभावशाली है। रेन फेया के स्वभाव से परिचित ली शिमिंग ने उसे सांत्वना दी और उसकी प्रशंसा की। मैं हर दिन लगन से साधना कर रही हूँ। प्रशंसा सुनकर रेन फेयर के आंसू काफी कम हो गए, और ली शिमिंग की ओर देखते हुए, जो केवल क्यूई शोधन के 5वें स्तर पर थे, उन्होंने गर्व के साथ कहा, इस बार तुम चुपके से बाहर नहीं निकले, है ना?
ली शिमिंग ने कुछ चिंतित होकर पूछा। उसे अच्छी तरह याद था कि रेनफेयर कई बार चुपके से बाहर निकल चुकी थी और उसके आखिरी भागने की वजह से ही उसे उसकी मां ने पकड़ लिया था और 1 साल के लिए जेल में बंद कर दिया था। बिल्कुल नहीं, मैं अपने पिता से मिलने आकाश सागर संप्रदाय में आई थी और मैं ये भी देखना चाहती थी कि आप कैसे हैं। रेनफेयर ने गर्व से अपना सिर उठाते हुए कहा। बोलते बोलते उसकी नजर जेड फ्लाइंग बोट पर टिक गई। उसने अपनी कागजी क्रेन की तुलना जेड फ्लाइंग बोट से की। ली शिमिंग को पवित्र बर्फ संप्रदाय के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके द्वारा तैयार की गई जेड फ्लाइंग बोट वास्तव में सुंदर थी। यद्यपि कभी कभी स्वेच्छा से रेनफेयर सीधे तौर पर इतनी मूल्यवान फ्लाइंग बोट की मांग नहीं करता। बड़े भाई, आपकी फ्लाइंग बोट बहुत सुंदर है, क्या हम व्यापार करें? लेकिन वह जेड फ्लाइंग बोट की सुंदरता को नजरअंदाज नहीं कर सकी। इसका क्रिस्टल जैसा खोल एक विशेष संरचना द्वारा बढ़ाया गया था, जिससे इसकी सतह लगभग पारदर्शी दिखाई देती थी, जो आश्चर्यजनक सुंदरता प्रदर्शित करती थी। उसने अपनी एक उड़ने वाली नाव निकाली, जो लकड़ी की बनी हुई थी और बहुत ही खूबसूरती से सजी हुई थी। ली शिमिंग को इसे छूने की जरूरत नहीं पड़ी। रेनफेयर द्वारा प्रस्तुत लकड़ी की फ्लाइंग बोट, हालांकि जेड फ्लाइंग बोट की तरह देखने में आकर्षक नहीं थी, लेकिन उच्च गुणवत्ता की थी। फेर, मेरी यह उड़न नाव पवित्र बर्फ संप्रदाय के एक साधक से मिली थी और अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें कुछ परेशानी हो सकती है। इसके अलावा तुम्हारी उड़न नाव वास्तव में मेरी से बेहतर है। बेहतर होगा कि तुम इसका व्यापार न करो, ली शिमिंग ने धीरे से सलाह दी। बड़े भाई, आपने मुझे पिछले साल मेरे जन्मदिन पर कोई उपहार नहीं दिया था और इस साल मेरा जन्मदिन जल्द ही आ रहा है। रेनफेयर की आंखों में अभी भी आंसू थे जब उसने ली शिमिंग को देखा। उसने कोई विनती नहीं की, लेकिन उसका इरादा स्पष्ट था। ली शिमिंग को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि वह उससे कैसे तर्क करे। आखिरकार वह पूरे 1 साल से बंद थी, इसलिए उसके पास उसका जन्मदिन मनाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा साधक कब से जन्मदिन को महत्व देने लगे? सामान्यतः महत्वपूर्ण जन्मदिनों के अलावा साधक नियमित जन्मदिनों को नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो और जब तुम इससे थक जाओगी तो हम वापस स्विच कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, मेरी उड़न नाव एक पवित्र बर्फ संप्रदाय के साधक से मिली थी। ली शिमिंग ने अनिच्छा से जेड उड़न नाव को छोटा किया और उसे सौंपते हुए उसे गंभीरता से आगाह किया। ली शिमिंग वास्तव में चिंतित नहीं थी कि रेनफेयर को जेड फ्लाइंग बोट पर किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उस दिन रेनफेयर की मां की उपस्थिति ने अनगिनत देर चरण क्यूई रिफाइनिंग ताकत वाले समुद्री जानवरों को मार डाला था। ऐसी शक्ति निश्चित रूप से गोल्डन कोर एल्डर स्तर के अस्तित्व से संबंधित थी और ऐसी शक्तिशाली मां के साथ पवित्र बर्फ संप्रदाय के लिए रेनफेयर के लिए एक उड़ने वाली नाव पर परेशानी पैदा करना असंभव था। रेनफेयर ने खुशी खुशी अपनी फ्लाइंग बोट ली शिमिंग को सौंप दी। जिन्होंने जेड फ्लाइंग बोट को ध्यान से प्राप्त किया, उनका छोटा सा चेहरा उपहार प्राप्त करने की खुशी से भरा हुआ था। ली शिमिंग ने जेड फ्लाइंग बोट सौंपने के बाद अपनी परिष्कृत छाप को मिटा दिया। जब उन्होंने फ्लाइंग बोट का कार्यभार संभाला तो उन्होंने पाया कि रेनफेयर ने भी इसी तरह अपनी छाप हटा दी थी। अरे नहीं, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। रेनफेयर ने अभी अभी जेड फ्लाइंग बोट को परिष्कृत किया था। जब उसे कुछ महत्वपूर्ण बात याद आई, उसने ली शिमिंग को एक जेड स्क्रॉल सौंप दिया। इतनी देर से वापस आने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे अभी वापस जाना होगा, वरना मुझे फिर से कैद कर लिया जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी मां ने उसे पहले भी एक बार डांटा था, इसलिए वह ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई। बोलते बोलते उसने जेड फ्लाइंग बोट को बड़ा किया, उस पर चढ़ी और चली गई। रेनफेयर की आकृति को दूर गायब होते देख ली शिमिंग ने सोचा कि क्या वह जेड फ्लाइंग बोट की सवारी करने और खेलने की इतनी जल्दी में थी कि उसने ये बहाना बनाया। उसने अपने हाथ में रखे जेड स्क्रॉल को देखा और उसे अपने माथे पर रखने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाया। जेड स्क्रॉल ने शैतान की आवाज कान में साधना तकनीक को पूरी तरह से रिकॉर्ड किया। IBM 15 के सहयोग से उन्होंने जो शैतान की आवाज कान में नकली विकसित की थी, उसकी तुलना में इस शैतान की आवाज कान में की शक्ति कहीं ज्यादा प्रबल थी, खासकर आध्यात्मिक शक्ति पैटर्न का विचित्र प्रयोग, जो वाकई बेहद जटिल था। बेशक शैतान की ध्वनि कान में साधना तकनीक उनके लिए बहुत उपयोगी नहीं थी, लेकिन यह उनके संयुक्त शैतान ध्वनि कमल को मजबूत कर सकती थी, बुद्ध की ध्वनि को शैतान की ध्वनि के साथ संतुलित कर सकती थी और स्वाभाविक रूप से इसकी शक्ति को बढ़ा सकती थी। शैतान की आवाज कान में डालना जुवानमिंग संप्रदाय की एक साधना तकनीक थी और रेनफेयर ने उससे यूं ही निकाल दिया था। ली शिमिंग अपनी पहचान को लेकर और भी ज्यादा आश्वस्त हो गई। हालांकि वह ये नहीं समझ सका कि जुवानमिंग संप्रदाय के साधक आकाश सागर संप्रदाय के क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कैसे प्रवेश कर सकते थे। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आकाश सागर संप्रदाय से जुड़ाव की उसकी भावना सीमित थी और हालांकि जुवानमिंग संप्रदाय के बारे में भी उसकी अच्छी राय नहीं थी, लेकिन इससे रेनफेयर के साथ उसकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। सेंट्रल पीक की चोटी पर स्थित एक गुफा की गहराई में एल्डर येन एल्डर रेन के लिए चाय बना रहे थे। कियान, बूढ़े राक्षस बेली को इस बार बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तुम्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एल्डर येन ने थोड़ा अपना स्वर समायोजित किया और धीरे से फुसफुसाया। बूढ़े राक्षस बेली को किस तरह का नुकसान हुआ? क्या उसे बस थोड़ी सी धमकी नहीं दी गई थी? क्या वह सचमुच इतना तुच्छ है? रेन कियान एल्डर येन की सेवा का आनंद लेते हुए अपना सिर उठाकर कुछ उलझन में बोली। 2 गोल्डन कोर साधकों की नजरें मिली और उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है।
बूढ़ा राक्षस बेली आकाश सागर संप्रदाय के जल क्षेत्र के पास फंस गया था। उसने न केवल एक खजाना खो दिया, बल्कि वह गंभीर रूप से घायल भी हो गया। वह पवित्र हिम संप्रदाय में वापस चला गया और एकांतवास में चला गया। उसे अपने निवास से बाहर निकलने में ही 3 महीने से ज्यादा लग गए और पूरी तरह ठीक होने में और भी ज्यादा समय लगेगा। उसने कहा कि वह तुम्हारे बनाए जाल में फंस गया। क्या तुम्हारे अलावा किसी और में भी ऐसी क्षमताएं हैं? एल्डर येन ने उलझन में कहा। तो अब मैं सिर्फ घात लगाकर हमला कर सकता हूँ। क्यों ना हम कोई जगह ढूंढें और अभी लड़ाई करें, ये देखने के लिए कि क्या तुम अपने गोल्डन कोर मिडिल स्टेज में मुझसे बेहतर हो सकते हो। रेन कियांग ने उसके शब्दों का एक और मतलब सुना और आंखें फाड़कर कहा, ये तुम नहीं थे। एल्डर येन के सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उन्होंने रेन कियांग के लिए आध्यात्मिक चाय डाली और ध्यान से पुष्टि की। मुझे अभी पता चला जब तुमने मुझे बताया। अगर ये कोई जाल था जो मैंने बिछाया था जिससे ओल्ड मॉन्स्टर बेली को इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकती थी? रेन कियांग ने सिर हिलाया। तो फिर हमें ओल्ड मॉन्स्टर बेली के साथ चीजें स्पष्ट करनी होंगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह गलत दुश्मन को निशाना न बनाए। एल्डर येन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह एल्डर बेली को किसी ऐसी बात के लिए दुश्मन नहीं बनाना चाहता था जो उसने की ही नहीं थी। एक खजाना एक संप्रदाय की नींव था। खजाना बनाने के लिए कई अलग अलग ग्रेड 3 सामग्रियों की आवश्यकता होती है और कुछ में इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए थोड़ी मात्रा में और भी अधिक कीमती सामग्री शामिल होती है। गोल्डन कोर साधकों के पास आमतौर पर 1 से 2 खजाने होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जीवन बधक खजाना होता है। ये देखते हुए कि एल्डर बेली केवल 3 महीने बाद ही सक्रिय हो गए थे, उन्होंने जो खोया वह उनका जीवन भर का खजाना नहीं हो सकता था। बूढ़े राक्षस बेली की आक्रोश तलवार नष्ट हो गई है। रेन कियांग ने एक त्वरित निर्णय लिया। उसके मुंह के कोने पर दिखाई देने वाली मुस्कान निश्चित रूप से एल्डर बेली के लिए सहानुभूति से बाहर नहीं थी। एल्डर बेली के पास कुल मिलाकर 2 खजाने थे और उनका जीवन बधक खजाना आक्रामक नहीं था, इसलिए एल्डर बेली की युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी। ये वाकई अच्छी खबर थी। आगे जानने के लिए सुनते रहिए द कल्टिवा कलेक्टिव के अगले एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ आयुष गोयल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन हिट करना ना भूले।